Question: immediate management of open pneumothorax is what? So answer is 3-sided occlusive dressing. ठीक है, ओपन न्यूमोथोरैक्स कब बनता है? जब हमारे पास कोई भी चीज़ की वजह से पंचर हो जाता है हमारा लंग्स, जिसमें हमारे पास एयर जो है वो बाहर से अंदर को आ रही है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है. दैट इज नोन एज ओपन न्यूमोथोरैक्स. A word about the theory. Open pneumothorax or suckling chest is caused by large defects or large wound in the chest that will remain open unless any intervention is done. If the opening is equal to or greater than 2/3 diameter of trachea, the air passes preferentially through the chest wall into the defect. Thus, क्योंकि अंदर को एयर बाहर से जा रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, ठीक है, अंदर वैक्यूम नहीं बन पाएगा, तो रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है, रेस्पिरेटरी एफर्ट इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन उसमें जो आउटपुट निकल रहा है, मतलब रेस्पिरेशन जो है वो नहीं हो पाएगी. ठीक है, देयर बाय इम्पेयरिंग द इफेक्टिव वेंटिलेशन एंड कॉजिंग हाइपोक्सिया एंड हाइपरकार्बिया. हाइपोक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी, हाइपरकार्बिया का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी. So the initial management is closing the defect with sterile occlusive dressing that is large enough to overlap the wound edges, and then it's taped securely, okay, on 3 sides. 3 sides पे हम इसको securely tape कर देते हैं in order to provide a flutter type valve effect. क्योंकि जब पेशेंट ब्रीद इन करेगा तो ड्रेसिंग जो है वो ऑक्लूड कर देगी वोंड को. ठीक है, हवा बाहर से अंदर को नहीं आएगी, लेकिन जब एक्सहेलेशन करेगा तो यहाँ प्लूरल स्पेस का जो प्रेशर है उससे यहाँ से हवा बाहर आ सकती है. एक चेस्ट ट्यूब भी प्लेस की जाती है इसके अंदर, और इसकी सारी साइड्स को हम सिक्योरली टेप कर देते हैं ताकि हवा को, जो एयर है, उसको थोरेसिक कैविटी में एक्यूमुलेट होने से बचाया जा सके. और फाइनल इसका जो क्लोजर होता है उसमें हमारे पास डेफिनेट हमने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होती है. सर्जिकल क्लोजर से ही इसको फाइनली क्लोज किया जा सकता है. ये तो सिर्फ एक फर्स्ट एड वाली चीज़ अब कर रहे हैं, इमीडिएट मैनेजमेंट जिसे हम कह सकते हैं. Question: which of these retractors is used to retract the lingual flap in third molar surgery? तो आंसर है हमारे पास the type of retractor does not affect the outcome of surgery. ठीक है, थर्ड मोलर सर्जरी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें टाइप ऑफ रिट्रैक्टर कोई ज़्यादा इफेक्ट प्ले नहीं करता है. जस्ट इट शुड बी जस्ट इनफ टू रिट्रैक्ट द टिश्यू, और आपकी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. थ्योरी: एनी ऑफ द ब्रॉड रिट्रैक्टर्स कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द लिंगुअल सॉफ्ट टिश्यूज़, mainly the lingual nerve, during third molar surgery, and is good enough for good results. Various textbooks have quoted different types of retractors for this purpose, including all the options that are mentioned, which are Austin retractor, broad-ended spatula, Howard's retractor. ये सारे हम use कर सकते हैं. Hence, we should feel free to use any of one of these so as to retract the tissue and prevent any injury to surrounding tissues, along with ensuring proper visibility to the structures. Next, when 1.5 millimeter drill bit is used for a 2 millimeter screw, the drill bit is equal to, तो drill bit जो होती है that is equal to inner core diameter of screw. Inner core diameter के बराबर होती है drill bit. Also the basic component of the screw is the core. ठीक है, core का same diameter होता है as that of the drill required to create the receptacle site within the bone, जब हम implant कर रहे होते हैं. The outer diameter of the thread width, जो आउटर डायमीटर होता है दैट इज़ द थ्रेड विड्थ. ठीक है, थ्रेड की कितनी विड्थ आती है दैट इज नोन एज आउटर डायमीटर. दीज थ्रेड्स एंगेज इन द बोन एंड दे प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द पुल आउट फोर्सेस. द आउटर डायमीटर इज ऑल्सो द नेम डिटर्मिनेंट, लाइक 2 मिलीमीटर, तो हम कहेंगे कि 2 मिलीमीटर का स्क्रू लेके आना है. ठीक है, जो आउटर डायमीटर है वही उसका नाम डिटर्मिन करता है. नाउ देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ स्क्रू. फर्स्ट इज हेड. ठीक है, द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द कैप ऑफ द स्क्रू दैट इज अटैच्ड टू द कोर, इट कंटेन्स रिसेस फॉर द स्क्रू ड्राइवर इज नोन एज हेड. ठीक है, जो सुपीरियर मोस्ट कंपोनेंट होगा जिसमें रिसेस होगी फॉर स्क्रू ड्राइवर घुसने की जगह आएगी, दैट इज नोन एज हेड. कोर इज द सेंटर सब्सटेंसिव पोर्शन ऑफ द स्क्रू टू विच द हेड एंड द थ्रेड्स आर अटैच्ड. ठीक है, कोर बीच वाला हिस्सा आ जाता है जिसके ऊपर हेड और थ्रेड्स जो है वो अटैच्ड होते हैं. थ्रेड, द पोर्शन ऑफ द स्क्रू अटैच्ड टू द कोर दैट एंगेजेस विद द बोन. थ्रेड जो है एंगेज करता है विद द बोन. द थ्रेड डायमीटर डिस्क्राइब्स द विड्थ ऑफ द स्क्रू मेजर्ड फ्रॉम द एज ऑफ द थ्रेड टू वन साइड टू अदर साइड. थ्रेड का डायमीटर जो है वो एक साइड से दूसरी साइड तक नापते हैं. द आउटर थ्रेड डायमीटर इज एसोसिएटेड विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्रू और प्लेट सिस्टम दैट इज 1.0, 1.3, 1.5. इतने mm का डायमीटर आता है.
ठीक है, इन कन्वेंशनल सिस्टम्स बट नॉट इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे डायमीटर आएगा। नेक्स्ट आता है पिच। द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स इज नोन एज पिच। दो थ्रेड्स के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है उसको हम कहते हैं पिच। मतलब ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज नोन एज पिच। नेक्स्ट इज फ्लूट्स। द चैनल थ्रू द आउटर थ्रेड्स एंड इनटू द इनर कोर ऑफ द टिप ऑफ द स्क्रू इंटेंडेड टू कलेक्ट द बोन डेब्रिस इज नोन एज फ्लूट्स। मतलब ये जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स के बीच में हम एक चैनल बना देते हैं जिसके जरिए जो है वो एक्स्ट्रा बोन जो हमारी कट होती जाती है वो इसके बीच में लॉज होती रहती है। ठीक है, तो वहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं बोन के डेब्रिस को और वो एक ग्राफ्ट की तरह काम करता है एट द साइट। सेल्फ टैपिंग। अ स्क्रू दैट हैज़ बीन डिजाइंड टू बी यूज्ड विदाउट टैपिंग and this requires at least 2 flutes at the tip of the screw that extend superiorly for at least 2 threads। मतलब इसमें 2 फ्लूट्स होंगे ताकि ये खुद ही खुद को टैप कर ले, खुद ही खुद को एडजस्ट कर ले, अंदर फंसा ले खुद को। ठीक है, इसमें 2 से ज़्यादा हमारे पास फ्लूट्स प्रेजेंट होते हैं और इसको विदाउट टैपिंग स्क्रू को हम ईजिली फिक्स कर सकते हैं। Self drilling. A screw that has been designed to be used without drilling or tapping. This is a screw that is tapered to the point and possesses at least 2 flutes at the tip and of the screw that extend superiorly for at least 3 threads. Self drilling वाले में क्या है कि 3 threads तक फ्लूट्स में वो जाएंगे। सेल्फ टैपिंग वाले में 2 फ्लूट्स तक जा रहे थे, 2 फ्लूट्स मिनिमम है। लेकिन इसमें जो है ये टेपर्ड एंड है, मतलब नीचे से ये जो स्क्रू होगा ये शार्प होगा, नीचे से स्क्रू जो होगा दैट इज शार्प। ठीक है, सेल्फ ड्रिलिंग में नीचे से स्क्रू शार्प होगा। नेक्स्ट, क्रूसीफॉर्म हेड। क्रूसीफॉर्म हेड, अ स्क्रू हेड दैट हैज़ अ फ्लैट क्रॉस लाइक रीसेस विद सेंटर डिम्पल दैट फिट्स इंटीमेटली विद इन द कॉरस्पॉन्डिंग स्क्रू ड्राइवर। मतलब अगर हमारे पास स्क्रू का हेड है जो जिसमें ईजिली स्क्रू ड्राइवर जो है वो फिक्स कर जाए तो हम उसको कहते हैं क्रूसीफॉर्म हेड। मतलब एक पेचकस जैसा अगर हम बनाते तो उसके ऊपर अगर स्क्रू ऐसा बना हुआ है तो दैट इज नोन एज क्रूसीफॉर्म हेड। प्लस ड्राइव हेड। ऑप्टिमाइज्ड cruciform drive, easy to pick up the screw, improvised retention in comparison to conventional cruciform drive, easy to re-engage the screwdriver in situ। इसमें प्लस हेड ड्राइव आता है। जैसे क्रूसीफॉर्म वाले में हमारे पास सिर्फ ऐसे आ रहा था, स्क्रू के ऊपर सिर्फ ऐसा सा डिज़ाइन बना होगा, लेकिन प्लस वाले में ऐसा स्क्रू लगाएंगे, उसके ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा जिससे रिटेंशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स हेड। मैट्रिक्स हेड में ऑप्टिमाइज प्लस ड्राइव आ जाती है। लास्ट इज इमरजेंसी स्क्रू। व्हेन द थ्रेड्स इन द बोन हैव स्ट्रिप्ड ऑफ और द होल was driven too large, then the next largest or larger outer thread diameter screw is called as emergency screw in clinical terminology. A more accurate term would be salvage screw. लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? इमरजेंसी स्क्रू या फिर सैल्वेज स्क्रू। सैल्वेज स्क्रू हम तब लगाते हैं, मान लो हमने 3 नंबर तक प्रिपेयर किया था, लेकिन 3 नंबर वाला जो स्क्रू है वो बहुत ज़्यादा ढीला आ रहा है, ठीक है, तो हम 3.5 उठा रहे हैं, ठीक है, या फिर 4.5 उठा रहे हैं, जो फिक्स ईजिली हो जाएगा उस सॉकेट के अंदर जो हमने प्रिपेयर किया। तो ये जो हमने इमीडिएटली चेंज किया है स्क्रू सर्जरी करते के दौरान ही, उसको हम कहते हैं एज अ इमरजेंसी स्क्रू और सैल्वेज स्क्रू। द क्वेश्चन इज क्लैम्पशेल टेक्निक रेफर्स टू हार्वेस्टिंग बोन फ्रॉम विच ऑफ दीज साइड्स। सो इसमें आता है हमारे पास इलियक कैंसलस ग्राफ्ट, ठीक है, यहाँ से हम जो ग्राफ्ट है उसको निकालते हैं। क्लैम्पशेल टेक्निक इज़ यूज व्हेन purely cancellous grafting of bone is required. This is done by creating a mid-crestal osteotomy. यहाँ पे ये दिखाई दे रहे, यहाँ पे मिड क्रेस्टल ऑस्टियोटोमी करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से नीचे जाके, ठीक है, इस वाले हिस्से से हम ग्राफ्ट को निकालते हैं। This is done by creating a mid-crestal osteotomy separating the medial and the lateral cortices so as to allow the access to the underlying cancellous bone. Next is trapdoor approach या फिर जो दूसरी हमारे पास आती है दैट इज़ नोन एज ट्रैपडोर अप्रोच, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मीडियल और लेटरल कॉर्टिसेस को उनके मसल के साथ पेडिकल के फॉर्म में यूज़ करके उनको डिटैच करते हैं, ठीक है। अब इनके पेडिकल के साथ ही हम पूरा का पूरा इसको उठा लेते हैं। पेडिकल मतलब कि एक ओरिजिनल साइड के साथ ये जुड़ा रहेगा। तीसरी आती है शॉप अप्रोच। शॉप अप्रोच में हम ऑब्लिक ऑस्टियोटोमी करते हैं, दिस इज़ नोन एज शॉप अप्रोच, ठीक है। ऑब्लिक ऑस्टियोटोमी करेंगे ऑफ द इलियक क्रेस्ट और यहाँ से फिर हम कैंसलस बोन निकाल लेंगे। चौथी आती है टेसियर अप्रोच। टेसियर अप्रोच में मीडियल और लेटरल ऑब्लिक ऑस्टियोटोमीज आर डन, मीडियल एंड लेटरल ऑब्लिक ऑस्टियोटोमीज आर डन सो एज टू
गेन एक्सेस टू द अंडरलाइंग कैंसलस बोन, ये जो अंडरलाइंग कैंसलस बोन है इसको एक्सेस मिल जाए और यहाँ से हम इसे हार्वेस्ट कर लें। नेक्स्ट, टैपिंग ऑफ द स्क्रू इज रिक्वायर्ड। आंसर इज नॉन फ्लूटेड स्क्रूज। नॉन फ्लूटेड स्क्रूज में टैपिंग रिक्वायर्ड होती है। सो बेसिकली देयर आर 3 कन्वेंशनल सब टाइप्स ऑफ स्क्रूज दैट एग्जिस्ट। ओके, फर्स्ट इज लाइक दिस एंड लाइक दिस। 3 कन्वेंशनल सब टाइप्स है। पहले में कोई फ्लूट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तो इसको टैप करके, जैसे दीवार में कील डालते हैं वैसे ही टैप करके इसको हमें स्क्रू को इंसर्ट करना पड़ता है। सेकंड में हमारे पास रिंग्स होती हैं और यहाँ नीचे 2 स्लिट्स बने होंगे, दैट इज नोन एज फ्लूट्स, दैट इज अ सेल्फ टैपिंग स्क्रू। और तीसरा आता है सेल्फ टैपिंग स्क्रू। ये इसमें स्लिट थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, और ये नीचे से टेपर्ड होता है, ठीक है। The first generation that is needed, that is pre-tapping with a tap of corresponding size. Today only biodegradable screws need tapping. ठीक है, सिर्फ biodegradable screws को ही हम pre-tapping करते हैं to avoid shearing off of the screw heads during insertion. दूसरे आती है हमारे पास self tapping screws. Self tapping screw eliminates the need to prepare the bone with a tap. This inevitably stops and saves the steps in the procedure and therefore this saves the time. यहाँ पे जो स्लिट बनाई हुई है हमने वो एक रिसेप्टिकल की तरह काम करता है सराउंडिंग बोन को हार्वेस्ट करने के लिए। द फ्लूट्स एट द एंड ऑफ द सेल्फ टैपिंग स्क्रू एक्ट एज अ ट्रैप एंड कलेक्ट द बोन डेब्री एज द स्क्रू इज एडवांस। तीसरे आते हैं हमारे पास सेल्फ ड्रिलिंग और सेल्फ टैपिंग स्क्रूज। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर द ड्रिल, thus saving time by eliminating steps. The tapered edge of this type of screw acts as a drill, but it is only used in limited circumstances. ठीक है, बेस्ड अपॉन बोन क्वालिटी हम स्क्रू को सिलेक्ट करते हैं। अगर बोन क्वालिटी बहुत ज़्यादा पोरस है, जैसे कि मैक्सिलरी बोन हो गया, या वीक बोन क्वालिटी है, तो वहाँ पे हम सेल्फ ड्रिलिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंडेबल है तो वहाँ पे हमारे पास सेल्फ टैपिंग स्क्रू ही यूज़ करना पड़ेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमें कंडीशन के बेस पे अपना स्क्रू जो है सिलेक्ट करना है, लेकिन वी विल सिलेक्ट फ्रॉम सेल्फ टैपिंग एंड सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रूज ओनली। हम जो प्री टैपिंग वाले हैं, टैपिंग वाले बहुत कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज सूचर्स हैज़ लीस्ट एडिसिवनेस टू टिश्यूज एंड मैक्सिमम प्लास्टिसिटी? तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। फर्स्ट इज प्रोलीन, दैट इज आंसर, ठीक है। लीस्ट एडिसिवनेस टू द टिश्यूज एंड मैक्सिमम प्लास्टिसिटी इज शोन बाय प्रोलीन अमंग द फॉलोइंग। तो 4 ऑप्शन कौन कौन से? प्रोलीन है, पीडीएस है, नाइलॉन है एंड पॉलीडाइऑक्सामाइन है। टिश्यू रिएक्टिविटी इज एक्सट्रीमली लो for polypropylene, unlike nylon. Gradual absorption do not occur if it is buried in the tissue. Also, it has high plasticity. So, answer is proline or polypropylene. Next, which of these is a strong indicator for open reduction and internal fixation of condylar fractures? Answer इसमें हमारे पास lateral displacement of the condyle, ठीक है। Zaid and Kent, Zaid और Kent 2 साइंटिस्ट थे। They gave absolute and relative contraindications for open and reduction of condylar fractures. Except these indications, all other fractures of the condyle have to be tested, treated by closed reduction and IMF. ठीक है, कौन कौन सी indications थी हमारे पास? That were absolute. Absolute indications include dislocation into middle cranial fossa, dislocation of condyle into middle cranial fossa, impossible to obtain एंगुलेशन या फिर हम जो हमारा दांतों का ऑक्लूजन है उसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं। लेटरल एक्स्ट्रा कैस्पुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। इन्वेजन ऑफ एनी फॉरेन बॉडी और देयर इज़ अ ग्रॉस कंटामिनेशन ऑफ द जॉइंट और द कॉन्डाइल ड्यूरिंग द ट्रॉमा। नाउ रिलेटिव इंडिकेशंस इंक्लूड बाइलेटरल एडेंचुलस फ्रैक्चर्स विदाउट स्प्लिंट, इसमें स्प्लिंट नहीं देते। स्प्लिंटिंग कैन नॉट बी डन फॉर मेडिकल रीजन, कोई भी मेडिकल रीजन की वजह से हम स्प्लिंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। देन वी हैव पैन फेशियल फ्रैक्चर्स में भी देर इज़ नो नीड फॉर ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, बट इफ इट्स नॉट बीइंग मैनेज्ड प्रॉपरली देन वी गो फॉर पैन फेशियल फ्रैक्चर्स। पीडियल प्रॉब्लम्स या फिर लॉस ऑफ टीथ है तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी हमारे पास ऑप्शन रहेगा। अनस्टेबल बेस है तब भी हमें कर सकते हैं ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। यहाँ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें याद रखने की वो है हमारे पास कि एब्सोल्यूट कब करते हैं, उसके अलावा जो भी हैं उनमें हम ऑप्शन को छोड़ देंगे। फर्स्ट इज डिसलोकेशन ऑफ condyle into the middle cranial fossa or any part of the bone into the middle cranial fossa, ठीक है।
Impossible to obtain adequate angulation, lateral extracapsular displacement, and invasion of any foreign body or gross contamination of the joint. Next, which of these is not part of or adjunct of primary survey? चार ऑप्शन हमारे पास जिसमें से रूल करना है जो हमने आउट, दैट इज एक्सरे ऑफ होल स्पाइन. होल स्पाइन का एक्सरे हम प्राइमरी सर्वे में कंसिडर नहीं करते. नोट, द एडजंक्ट टू द प्राइमरी सर्वे आर एक्सरेज. एक्सरेज कौन कौन से करते हैं? AP chest, that is anterior posterior chest, AP pelvis, anterior posterior pelvis. FAST and DPL for intra abdominal bleeds, जिसमें FAST का मतलब होता है फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रॉमा. इसमें रैपिड बेड साइड अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करते हैं यूज टू डिटेक्ट फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी या फिर प्लूरल कैविटीज़ के अंदर. पर्पस क्या है कि इसमें हम इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग को चेक करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं. एरियाज एग्जामिन्ड आर RUQ, दैट इज मॉरिसन्स पाउच, LUQ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, दैट इज स्प्लीनो-रीनल रिसेस. पेल्विस चेक करते हैं, पाउच ऑफ द डगलस, रेट्रो यूट्राइन और रेट्रोवेसिकल पाउच. उसके बाद सब जीफॉइड पाउच चेक करते हैं, ठीक है, दैट इज पेरिकार्डियल एरियाज फॉर कार्डियक टेम्पोनेट. इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज DPL. DPL इज डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लैवेज. It's an invasive diagnostic procedure to detect the presence of blood or any other fluids, bile, intestinal contents, urine into the peritoneal cavity after trauma. ठीक है, छोटा सा इंसिजन देते हैं बिलो द अम्बिलिकस, एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं और फिर सेलाइन के साथ उसको फ्लश कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको विड्रॉ कर लेते हैं इनटू द जार. अब ये जो 10 ml का हमने ग्रॉस फ्लूइड अगर निकाला है तो उसको एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे, उसकी फिर पता लगेगा कि उस फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है. नेक्स्ट एडजंक्ट इज ECG. ठीक है, उसके बाद हम यूरिनरी और गैस्ट्रिक कैथेटर्स लगाते हैं. लास्ट इज फिजियोलॉजिकल पैरामीटर जैसे कि पल्स प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वेंटिलेटरी रेट हो गया, आर्टेरियल ब्लड गैस आ गया. ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर एडजंक्ट टू प्राइमरी सर्वे. एक ब्रीफली रिवीजन करेंगे. एक्सरे, AP चेस्ट, AP पेल्विस, फास्ट एंड DPL फॉर इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीड्स, ECG, यूरिनरी एंड गैस्ट्रिक कैथेटर्स, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स सच एज पल्स रेट, BP, pulse pressure, ventilatory rate and ABG. Next, in BSSO, inferior alveolar neurovascular bundle is in which segment? Answer is distal segment. ठीक है. After proper split in sagittal split ramus osteotomy, that is bilateral sagittal split ramus osteotomy, the inferior neurovascular bundle or the inferior alveolar neurovascular bundle should lie in the distal segment. In the distal segment. Next, which of these oral hypoglycemic agents are needed to be avoided in the morning of surgery under general anesthesia? तो आंसर है हमारे पास मेटफॉर्मिन, हाइड्रोक्लोराइड, जो कि इन 4 ऑप्शन में दिया हुआ है. अलॉन्ग विथ केयरफुल इंसुलिन रेगुलेशन, देयर नंबर ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कंट्रोल ड्रग्स दैट शुड बी डिसकंटिन्यूड इन पेशेंट्स who are being treated under general anesthesia. Now, Begonides or metformin hydrochloride, they sensitize specific tissues to insulin, mediating effective or efficient uptake of glucose in muscles and fat while preventing the hepatic glucose formation. मतलब मसल और फैट में ये ग्लूकोज की यूजेज करवा देता है और हेपेटिक ग्लूकोज फॉर्मेशन जो है उसको होने नहीं देता. मेटफॉर्मिन यूजेज इज डिसकंटिन्यूड बिफोर सर्जरी ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन सच एज रीनल कॉम्प्लिकेशंस दैट मे अराइज इंट्रा ऑपरेटिवली. ठीक है, दीज रीनल कॉम्प्लिकेशंस विल लीड टू हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी और डिक्रीज रीनल परफ्यूजन ड्यू टू द रिस्क ऑफ इंक्रीज लैक्टिक एसिडोसिस. सिंपल भाषा में बोलूँ तो बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, लेकिन ये पेरीफेरी में जो भी हमारे पास मसल्स और ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ये ग्लूकोज का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करवा देगा मेटफॉर्मिन. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि ये ऑक्सीजन कम है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो लैक्टिक एसिड का बिल्डअप ज़्यादा हो जाएगा. लैक्टिक एसिड का बिल्डअप ज़्यादा होगा तो वो लिवर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, लेकिन लिवर जो है वो लैक्टिक एसिड को इतना ज़्यादा बिल्डअप को क्लियर नहीं कर पाएगा, विच विल फाइनली लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस लीडिंग टू प्रेशराइज्ड conditions on the kidneys that will lead to decreased renal perfusion and loss of hemodynamic instability क्योंकि लैक्टिक एसिड बढ़ गया है. ठीक है, तो इसलिए हम बेगोनाइड्स को नहीं देते हैं बिफोर एनेस्थेटिक प्रोसीजर्स, क्योंकि एनेस्थीसिया के दौरान सारे सिस्टम हमारे पास लो चल रहे हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम लो चल रहा है, बाकी ऑर्गन सिस्टम लो चल रहे हैं. ठीक है, सो these will lead to hypoxia very easily. Next, when isoflurane is used as a general anesthetic agent, what is the maximum dose of adrenaline that can be given? Answer बहुत simple है, that is 6.7 microgram per kg of adrenaline can be administered.
टू ड्रग्स वी हैव, सीवोफ्लूरिन और आइसोफ्लूरिन। आइसोफ्लूरिन और सीवोफ्लूरिन क्या करते हैं, ये सेंसिटाइज कर देते हैं ह्यूमन मायोकार्डियम को टू एरिथमोजेटिक इफेक्ट ऑफ द एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड एपिनेफ्रिन। ठीक है, दिस हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन वेरियस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज अर्लियर ऑन एनिमल्स अकॉर्डिंग टू कोटेड आर्टिकल। 48% पेशेंट्स अंडरगोइंग ट्रांसफिनोइडल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर्स, अगर पिट्यूटरी ट्यूमर्स रिमूव कर रहे हैं, दे रिसीव्ड सबम्यूकोजल इंजेक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन इन सलाइन सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग हैलोथेन, एनफ्लूरेन एंड आइसोफ्लूरेन एनेस्थीसिया। मतलब हैलोथेन, एनफ्लूरेन और आइसोफ्लूरेन एनेस्थीसिया जब हम दे रहे हैं तब उसमें इंजेक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन विद सलाइन दिए गए। ये हुआ 48 पेशेंट्स के अंदर। नेक्स्ट 12 पेशेंट के अंदर उन्होंने एपिनेफ्रिन जो है वो 0.5% लिडोकेन के साथ दिया वाइल एनेस्थाइज विद हैलोथेन। Positive evidence of ventricle irritability was given by appearance of 3 or more premature ventricular contraction during the following injection. Positive or negative responses were plotted against the total dose of epinephrine in microgram per kg body weight. From these data, the dose producing a positive response in 50% of patients is known as ED50. It is calculated. Now ED50 of 2.1 microgram per kg of halothane, ठीक है, 3.7 माइक्रोग्राम पर kg फॉर हैलोथेन लिडोकेन। याद करने की चीज़ें हैं, 2.1 माइक्रोग्राम फॉर ओनली हैलोथेन, 3.7 माइक्रोग्राम पर kg बॉडी वेट फॉर हैलोथेन लिडोकेन कॉम्बिनेशन। उसके बाद आता है 10.9 माइक्रोग्राम पर kg फॉर एनफ्लूरेन, 6.7 microgram per kg for isoflurane. That indicates the relative safety of the agents when epinephrine is injected for hemostasis. Epinephrine क्यों इंजेक्ट कर रहे हैं? That is for hemostasis, ताकि ब्लड वेसल्स थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट रहें और बीपी बहुत ज़्यादा फॉल ना कर जाए। अगर बीपी बहुत ज़्यादा फॉल कर जाएगा तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। दिस डेटा ऑल्सो सजेस्ट दैट लिडोकेन गिवन विद द एपिनेफ्रिन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। ठीक है, यानी जब हम लिडोकेन देते हैं सो इट प्रिवेंट्स, ऐसा ये इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट द वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। Also in OTs now the general practice is to give 1 to 2% of lidocaine with adrenaline because it has a cardioprotective action. ठीक है, ये cardiovascular complications को protect करता है by blocking the sodium ion channels. It is also found that जो हम subcutaneous infiltration करते हैं 1:1 lakh सॉल्यूशन जो हमने बनाया है वो सिग्निफिकेंटली हायर टैकीकार्डिया कॉज करता है रादर देन 1:2 लाख का सॉल्यूशन जो होता है। और 1:5 लाख का सॉल्यूशन वर्चुअली फ्री, हमारे पास कोई भी सिम्टम्स या साइड इफ़ेक्ट्स कॉज नहीं करता है। ठीक है, विद अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरीज। वेजोकंस्ट्रिक्शन कराएगा, बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा। वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे पास जो ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी है वो भी कम होगा। तो शॉक की कंडीशंस ड्यूरिंग सर्जरी उन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है। सो देयरफॉर वी यूज़ 1:5 लाख का सॉल्यूशन एड्रेनलिन का, 1:2 लाख का सॉल्यूशन एड्रेनलिन का, 1:1 लाख का सॉल्यूशन एड्रेनलिन का। लेकिन 1:5 लाख इज़ बेस्ट देन 1:1 लाख बाय दिस स्टडी जो ये हमने अभी डिस्कस की। नेक्स्ट, इन सीक्वेंसिंग विद फैन फेशियल ट्रॉमा रिक्वायर्स रिडक्शन ऑफ विच फर्स्ट। सो आंसर हमारे पास सिंपल है इसमें, फर्स्ट कैन बी एनीवन। ठीक है, फर्स्ट चाहे आप मैंडिबल से शुरू करो, चाहे आप जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर से शुरू करो या नेजो ऑर्बिटो इथमोइडल रीजन से शुरू करो विद फ्रंटल बोन फ्रैक्चर। ठीक है, इन सारों में से किसी से भी शुरू करो, जो आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है उससे सबसे पहले शुरू करो। ठीक है, लेकिन ये सारे फ्रैक्चर के बाद इट शुड एंड विद मैक्सिला। See, after reduction and fixation of fractures of upper and lower face, linking of both of them is done at the level of Lefort 1 by plating 4 anterior buttresses. The buttress is a guide that acts to fix, in the absence of which the maxillary incisal shoe lip position is used as a guide. ठीक है, बटरेस के साथ उसे फिक्स कर देते हैं। अगर बटरेस हमारे पास टूट चुकी है सो वी विल यूज़ द मैक्सिलरी इंसाइजल टूथ पोजीशन। लिप और टूथ की जो पोजीशन है उसको हम एज अ गाइड यूज़ करते हैं और फिर हम
जो फिक्सेशन है उसको कैरी आउट करते हैं, लेकिन फिक्सेशन इज कैरीड एट लेफॉर्ट 1 लेवल, लेफॉर्ट 1 लेवल पे कैरी की जा रही है, और उसकी वजह से हमारे पास जो लास्ट में हम जो चीज़ ठीक कर रहे हैं दैट इज़ मैक्सिला. सो any of the following fractures, that is zygomatic complex fracture, naso-orbital ethmoidal fracture, mandibular fracture, are to be treated first, and that should end with maxilla. Next, maximum chances of fracture are present when which of these forces are present on the bone. तो maximum chances जब होते हैं fracture के when tension is present on the bone. इसका simple सा reason है हमारे पास, जो compressive strength होती है bone की, compression में अगर bone है तो it compressive strength is about 1 megapascal, whereas the tensile strength is about 2/3 of compressive strength. मतलब 2/3 compressive strength का हमारे पास tensile strength का load bearing capacity है. इसीलिए tensile strength के अंदर bone will tend to break faster rather than compressive strength. 4 ऑप्शन दिए थे हमारे पास, टेंशन, टॉर्शन, कंप्रेशन और ईदर ऑफ 3. देखो टॉर्शन और कंप्रेशन ये लगभग सिमिलर ऑप्शन आ जाते हैं. टेंशन इज़ टोटली डिफरेंट. अगर बॉडी पे वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, मतलब टोटल यहाँ से लग रही हैं, ठीक है, तो ये कंप्रेस कर रहा है, इस पे बोन को कंप्रेस कर रहा है, तो 1 मेगापास्कल तक बोन जो है वो संभाल सकती है. लेकिन अगर फोर्स इस साइड को लग रही है तो ये जो है, ये टेंशन जो है, ये 2/3 फोर्स ही लेगी इस बोन को तोड़ने के लिए. नेक्स्ट, चेक पॉइंट फॉर ज़ाइगोमैटिक आर्च फ्रैक्चर इन क्लोज रिडक्शन इज व्हाट. तो चेक पॉइंट जो फाइनल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द सिमेट्री ऑफ द आर्च. थ्योरी, अ डायरेक्ट परक्यूटेनियस एलिवेशन ऑफ द डिप्रेस ज़ाइगोमा और द ज़ाइगोमैटिक आर्च कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग स्ट्रोमेयर हुक. मतलब कह रहा है कि डायरेक्ट एलिवेशन जो है या डिप्रेस ज़ाइगोमा ऊपर को चला गया है तो उसकी एलिवेशन हम जे शेप्ड हुक से करवाते हैं. ऐसे करके हुक होता है एक. नाउ द जे कर्व्ड बोन हुक इज इंसर्टेड थ्रू द शॉर्ट इंसिजन इनटू द पोस्टीरियर ऑफ ज़ाइगोमैक्सिलरी बट्रेस. बट्रेस में उसे घुसाया and is rotated medially and upwards to engage behind the temporal surface of zygoma. टेम्पोरल सरफेस ऑफ ज़ाइगोमा जो है उसके पीछे हम इसको एंगेज करवा रहे हैं, या फिर जो इनर एस्पेक्ट है, जो भी हमारा ब्रोकन आर्च सेगमेंट है, वहाँ पे उसको एंगेज करवाएंगे. नाउ केयर मस्ट बी टेकन सो एज यू डू नॉट एंटर इनटू द inferior orbital fissure, and then anterior and lateral traction is done, and palpation and external inspection is done while bringing the bone back into the proper position, often accompanied by audible crepitation sounds that are not always heard. So finally, what will be the checkpoint will be the symmetry of both the arches of maxilla and mandible in this kind of fracture, that is zygomatic arch fracture. Next, when the force is applied on the lateral surface at the angle region, the compression is generated on, तो आंसर है हमारे पास lateral surface पे compression generate होगा. Diagrammatically, if we see this, then the lateral forces acting against the mandible create a compression zone that is laterally and the tension area medially. अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास compression जनरेट हो रही है और यहाँ पे हमारे पास tension जनरेट हो रही है. This causes the fracture dislocation as a result of forces acting from the lateral aspect against the mandible. मतलब अगर यहाँ पे जोर का मुक्का बजा है तो यहाँ पे कंप्रेशन जनरेट होगा, तो फ्रैक्चर लाइन आपको अंदर की साइड दिखाई देगी, अंदर से बोन जो है वो इजीली फ्रैक्चर कर जाएगी. नेक्स्ट, इन पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी पेशेंट्स द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन विद विच ऑफ दीज इंक्रीजेस. जो पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी पेशेंट होता है उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज कर जाते हैं ड्यू टू द एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. Theory, the most serious consequence of splenectomy is increased susceptibility to bacterial infections, particularly those with capsules, namely Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and some gram-negative enteric organisms. Patients under the age of 20 years are particularly susceptible to overwhelming sepsis with Streptococcus pneumoniae. ठीक है. Now the overall actual risk of sepsis in patients after splenectomy is about 7% in 10 years. ठीक है, मतलब लगभग 7% केसेस में हमारे पास स्प्लेनेक्टोमी के अंदर इन्फेक्शन देखा जाता है फॉर द पेशेंट्स जिनमें स्प्लेनेक्टोमी जो है वो 20 ईयर्स ऑफ एज से पहले कर दी गई हो. नेक्स्ट, हीमोफीलिया बी पेशेंट नीड सम मेजर सर्जरी. फैक्टर रिप्लेसमेंट शुड बी डन एट व्हाट रेट. तो फैक्टर रिप्लेसमेंट जो है वी विल गिव एट 80 to 100 यूनिट्स पर kg एवरी 24 आवर्स. ठीक है, हीमोफीलिया में हम कौन सा फैक्टर डालते हैं? फैक्टर 9 डालते हैं. फैक्टर 9 की रिप्लेसमेंट होती है 80 to 100 यूनिट्स पर kg एवरी 24 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन,
patient with Ludwig's angina comes to you with difficulty in breathing, what will be your first line of treatment? So first line of treatment में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एयरवे को पेटेंट करना होता है, ठीक है. सो वी विल डू फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन, और अगर इंट्यूबेशन से भी हमारे पास एयरवे पेटेंट नहीं हो पा रहा है, देन वी विल गो फॉर ट्रेकियोस्टोमी अंडर लोकल एनेस्थीसिया. C. Ludwig's angina is a surgical emergency wherein bilateral cellulitis of the submandibular, sublingual and submental spaces occurs, and this causes an actual or potential threat to the airway. Hence, securing and establishing a definite airway is the first step in the management of this condition. ठीक है. इसके बाद we will follow the removal of focus of infection by incision and drainage along with decompression in the involved spaces. Next, management of an OSMF case wherein bands are palpable from the RMT region to the angle of mouth. So in this, जो हमारे पास रेट्रोमोलर पैड रीजन होता है, या फिर जिसको हम कह सकते हैं रेट्रोमोलर ट्राइगोन रीजन, RMT रीजन, उसमें जितने भी थर्ड मोलर आते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, अलॉन्ग विद कॉरोनॉइडेक्टोमी, फाइब्रोटोमी, BFP एंड नेजोलेबियल फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन. यहाँ BFP का मतलब होता है बक्कल पैड ऑफ फैट. बक्कल पैड ऑफ फैट को भी हमें रीअरेंज करना पड़ता है. सो एक्सेसिव फाइब्रोसिस इन केस ऑफ स्टेज 4 ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, इसमें हमारे पास 4 क्राइटेरिया होते हैं. फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल इरप्टेड थर्ड मोलर्स, क्योंकि लेस माउथ ओपनिंग की वजह से इनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है. सो ये बाद में दिक्कत देंगे तो वी एक्सट्रैक्टेड. नेक्स्ट, फाइब्रोटोमी ऑफ बैंड्स, जो कि हमारे पास माउथ ओपनिंग में रुकावट दे रहे हैं. अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सो वी विल गो फॉर कॉरोनॉइडेक्टोमी. अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वी विल गो बोथ फाइब्रोटोमी अलॉन्ग विद कॉरोनॉइडेक्टोमी, ठीक है. नेक्स्ट, हम पैसिव माउथ ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं उनको, जिससे कि फर्दर फाइब्रोटोमी होती है. और फाइनली व्हाट वी डू, वी रिकंस्ट्रक्ट द एक्सटेंसिव डिफेक्ट. फाइब्रोटोमी के बाद जो भी डिफेक्ट आता है उसे हम यूजिंग बक्कल पैड ऑफ फैट या फिर नेजोलेबियल फ्लैप, इन दोनों को यूज़ करके रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, सो दैट द फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी कैन बी रिस्टोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ पैन फेशियल फ्रैक्चर, मतलब पूरे मुंह का फ्रैक्चर है. व्हेन ऑल द लैंडमार्क्स आर लॉस्ट देन द गाइडेंस फॉर द मिड फेशियल हाइट इज व्हाट. जब सारे लैंडमार्क्स लूज हो जाते हैं, सो गाइडेंस फॉर मिड फेशियल हाइट इज लिप टूथ रिलेशन, राइट. मतलब कि जो मैग्जिला है उसमें जो दांत हैं वो लिप्स के एकदम लाइन पे आने चाहिए, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं इंसाइजर शू पे आने चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी. After reduction and fixation of fractures in the upper and the lower face, linking of both of them is done at the level of Lefort 1 by plating 4 anterior maxillary buttresses. जो maxillary anterior buttress होती है उनकी plating की जाती है Lefort 1 लेवल पे. The buttress is a guide to fix. Buttress जो है उसे गाइड की तरह यूज़ करते हैं. लेकिन अगर बटरेस भी हमारे पास एब्सेंट है या फिर बटरेस यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी फ्रैक्चर और पैन फेशियल फ्रैक्चर, सो इन द एब्सेंस ऑफ दिस वी विल गो फॉर द मैक्सिलरी इंसाइजल शू पोजिशन, ठीक है. दैट इज़ द लिप टूथ पोजिशन विच इज़ यूज एज अ गाइड फॉर द मिड फेशियल हाइट. नेक्स्ट, इंक्रीज्ड लोअर फेशियल विड्थ इज सीन मैक्सिमली इन व्हाट. तो अगर फ्रैक्चर हमारे पास बाइलेटरल है कॉन्डाइल का अलॉन्ग विद सिम्फाइसिस फ्रैक्चर, तो वहाँ पे लोअर फेशियल हाइट जो है वो इंक्रीज कर जाती है. दैट इज बाइगोनियन फ्लेयरिंग इज सीन इन मैक्सिलरी गार्डमैन्स फ्रैक्चर्स, ठीक है. गार्डमैन फ्रैक्चर में हमारे पास बाइलेटरल कॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो जाता है विद सिम्फाइसियल फ्रैक्चर ऑफ द मैंडिबल. Next, a 6-year-old patient has symphysis and condylar fracture. What should be done? Answer is open reduction internal fixation of the symphysis along with active physiotherapy is prescribed to the patient. The combination of condylar fractures plus parasymphyseal fractures is very common in children. If a child is 6 years old, then the condylar head is fractured and displaced. ठीक है, तो बाकी जितना भी हमारे पास condylar का पार्ट होता है it gets remodeled अगेन, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस एज ग्रुप में 6 से 6 साल का बच्चा है, तो यहाँ पे रैपिड रीमॉडलिंग हो रही होती है बोन की इस एज में. सो मोस्ट ऑफ द सर्जन्स दे डू नॉट एडवोकेट ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन फॉर condylar fractures in children.
हाउएवर जो एक्टिव फिजियोथेरेपी है ऑफ दिस रीजन, इट इज़ अ मस्ट सो एज टू प्रिवेंट द एंकाइलोसिस ऑफ द जॉइंट. Next is straight away question. The facial proportions between upper, middle and lower face are how much? So answer is 30:35:35. These are the facial proportions between upper face, middle third and lower third. Next, a 75-year-old smoker with diabetes has commuted with mandibular fracture. The best treatment would be intermaxillary fixation. क्यों? Because the medical history of the patient, it suggests poor healing ability. क्योंकि वो पहले ही एक स्मोकर है. In such cases, non-operative management is the best approach, especially अगर patient जो है वो edentulous है, along with the smoking condition. Next, in Watt's incision, the distal incision is curved buccally so as to prevent injury to which nerve? So answer इसमें हमारे पास lingual nerve. ठीक है. The posterior extension of the incision must extend to the lateral aspect of the anterior border of the ramus of the mandible. Lateral aspect of the anterior border of the ramus of the mandible. The incision should not continue posteriorly in the straight line because the mandibular ramus, it diverges laterally. If the incision were to be carried out in a straight line, the blade might damage the lingual nerve. So to prevent any damage to the lingual nerve, the cut or the incision is diverted buccally. Next is straight away question. Propeller genioplasty is used for. It is to adjust the vertical asymmetry of the chin. जैसे इस कंडीशन में हम देख सकते हैं that the chin is deviated towards the right side. Okay, so we will do one inferior osteotomy and one superior osteotomy. और जो हमारे पास बोन का चंक बनेगा उसको हम फ्लिप कर देंगे so that the chin it gets leveled vertically. And this whole process it is known as propeller genioplasty. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइपरटोनिक सलाइन इज गिवन इन ऑल द कंडीशंस एक्सेप्ट. 4 कंडीशंस हमारे पास है. फर्स्ट इज बाउल सर्जरी, सेकंड इज ब्रेन सर्जरी, थर्ड इज बर्न्स. बाउल सर्जरी, ब्रेन सर्जरी और बर्न्स में हम हाइपरटोनिक सलाइन यूज़ करते हैं, लेकिन इन द कंडीशन ऑफ क्लास 4 शॉक वी विल नॉट यूज़, क्योंकि क्लास 4 शॉक में पहले ही ब्लड वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया. ठीक है. और अगर ऊपर से हमने हाइपरटोनिक सलाइन दे दिया तो वहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस जो है बॉडी का वो पूरा डिरेंज हो जाएगा. Currently, there are 3 primary indications जहाँ पे हम हाइपरटोनिक सलाइन को यूज़ करते हैं इन केस ऑफ क्रिटिकल केयर. पहला है हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई बॉडी के अंदर, तब यूज़ करते हैं. वॉल्यूम रिससिटेशन के लिए यूज़ करते हैं. ब्रेन इंजरी के अंदर भी हम हाइपरटोनिक सलाइन को यूज़ करते हैं सो एज टू मेंटेन द सोडियम आयंस इन द बॉडी. इसके अलावा इंट्रागैस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं हाइपरटोनिक सलाइन की आफ्टर अपर GI सर्जरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन is a repetitive question, that is advantages of chromic catgut over plain catgut is what? देखो क्रोमिक कैटगट जो है वो डिलेड रिजॉर्प्शन शो करता है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा रहती है. प्लेन कैटगट जनरली हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 7 days. ठीक है. वन स्किन कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू अगर ये आ गया तो ये 7 दिन तक अपनी रिटेंशन शो करता है. वेल द क्रोमिक कैटगट हैज़ ट्वाइस अबाउट द रिटेंशन ऑफ द प्लेन कैटगट. So we can see that the chromic catgut will show delayed resorption. Delayed resorption है तो more time of action chromic catgut show करता है. Next, which of the following is the best approach for full zygomatic arch exposure? तो answer is bicoronal approach. Bicoronal approach. Severe commuted zygomatic fractures and severely depressed and commuted zygomatic arch fractures can be addressed for reduction and fixation using a hemicoronal approach. A full coronal approach may be necessary in cases of severely commuted bilateral zygomatic fractures. ठीक है. अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टूटे फूटे zygomatic आर्च के फ्रैक्चर आए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्यूटेड फ्रैक्चर आए, तो उसकी जब ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन अगर हम करते हैं तो उसमें हम हेमीकोरोनल और बाइकोरोनल अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं. बेसिकली कोरोनल अप्रोच मीन्स वी विल मेक अ इंसिजन अक्रॉस द स्कैल्प, मतलब वन साइड ऑफ द ईयर से लेकर across the scalp other side of the ear तक we will make an incision. ठीक है. It will provide a wide access to the frontal bone, to the frontal sinus, to the zygoma, to the orbit, to the upper midface, and can be used for craniofacial reconstruction, frontal bone fractures, zygomatic complex fractures या फिर frontal sinus surgery. Next, best approach for medially displaced subcondylar fracture is what? So answer here is transparotid approach. पिछले वाले में हमने बात की थी zygomatic arch एक्सपोजर के लिए, उसमें आया था हमारे पास बाइकोरोनल, इसमें हमारे पास सबकॉन्डाइलर के बारे में बात कर रहे हैं. सो इट इज़ ट्रांसपैरोटिड अप्रोच. 3 अप्रोचेज होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले आती है रेट्रोमैंडिबुलर अप्रोच. इट इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल अप्रोच टू कॉन्डाइलर हेड.
रेट्रोमैंडिबुलर मतलब मैंडिबल के पीछे वाला हिस्सा जो है वहाँ से कर रहे होते हैं। तो इसमें कॉन्डाइलर हेड, कॉन्डाइलर नेक एंड रैमस ऑफ द मैंडिबल को हम अप्रोच करते हैं। देयर आर टू वेरिएशंस ऑफ दिस टेक्निक, दैट इज ट्रांसपैरोटिड एंड रेट्रोपैरोटिड। रेट्रोमैंडिबुलर की दो वेरिएशंस है, ट्रांसपैरोटिड एंड रेट्रोपैरोटिड टेक्निक। Transparated was described by Hind and was modified by Ellis, and it provides the shortest distance with the quick access to the mandible from skin of the mandible, बाहर से अंदर को. The branches of the facial nerve are frequently uncounted. However, the complications with the facial nerve injury or weakness are most likely to occur. मतलब इसमें occur होने के chances रहते हैं transparated में. सेकेंड इज रेट्रोपैरोटिड, मतलब रेट्रोपैरोटिड पैरोटिड के पीछे से जाएंगे. रेट्रोपैरोटिड रिक्वायर्स एन इंसिजन दैट इज लॉन्गर एंड इज 2 सेंटीमीटर्स पोस्टीरियर टू द रैमस ऑफ द मैंडिबल. 2 सेंटीमीटर्स पोस्टीरियर टू द रैमस ऑफ द मैंडिबल हम इंसिजन देते हैं, दस एनेबलिंग द डाइसेक्शन टू प्रोसीड डीप into the parotid gland and the facial nerve. The disadvantage of this approach is dissection is more and the working distance between the condyle and incision is increased. लेकिन इस केस में हमारे पास जो फेशियल नर्व है उसको इंजर होने के चांसेस कम रहते हैं एज कम्पेयर टू ट्रांसपैरेटेड अप्रोच. नेक्स्ट, इन BSSO सेटबैक द फिक्सेशन इन द न्यूट्रल पोजीशन जोन इज बेस्ट अचीव्ड बाय, आंसर इज लैग स्क्रू. ठीक है, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि BSSO जब सेटबैक करते हैं तो न्यूट्रल पोजीशन पे जब हम आ गए तो न्यूट्रल पोजीशन पे आ गए हैं. न्यूट्रल पोजीशन का पहले ही मतलब होता है कि वहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो नल है, नल मान के चलते हैं उनको, फोर्सेस ज़ीरो हैं. अगर फोर्सेस ज़ीरो हैं तो लैग स्क्रू पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी. सो लैग स्क्रू वुड बी द बेस्ट थिंग दैट विल अचीव फिक्सेशन इन BSSO setback. Next, in anterior mandibular vestibular incision, the first step of closure is what? Anterior mandibular vestibular incision में first step of closure is periosteum plus mentalis muscle resuspension. See, the closure of the lower vestibular incision, it begins with the resuspension of mentalis muscles. किससे begin कर रही है? With the resuspension of mentalis muscles. The cut edges of mentalis muscles are identified and reapproximated using 3-0 polyglactin sutures in a horizontal mattress fashion. कौन सा fashion? Horizontal mattress fashion. After that, the fibrous band of the tissues between the two mentalis muscles can be reapproximated in a similar manner, and it provides an additional support for the soft tissue closure. ठीक है? The mucosa, it can be sutured with 3-0 or 4-0 polyglactin suture in a running or running locking fashion. Next, in facial asymmetry case, the evaluation is done with, आंसर इसमें सिंपल दिया हुआ है, that is Grumman's analysis. The cephalometric analysis done to measure the asymmetry of the face is known as Grumman's analysis. It is done on a PSF. ठीक है, none of the other measures, that is COGS analysis, Mann-Amara analysis will give the measure of asymmetry. ठीक है, कौन सा यूज़ करते हैं? Grumman's analysis यूज़ करते हैं for checking the facial asymmetry. Next, comminuted fracture of a mandible. The best management is what among the following options? Answer is 2.4 millimeters reconstruction with centrally placed holes. Now there is a proper criteria for treatment of the comminuted mandibular fractures. पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? We will fix the teeth in proper occlusion with arch bars, wires या acrylic. ठीक है, occlusion में फिक्स कर दिया. उसके बाद आफ्टर रिडक्शन ऑफ द बोथ द सेगमेंट्स, द फ्रेगमेंट्स आर देन प्री लोकलाइज्ड विद मिनी प्लेट्स. ठीक है, द सेगमेंट्स आर प्री लोकलाइज्ड विद मिनी प्लेट्स, टिपिकली विद द मोनोकॉर्टिकली प्लेस्ड स्क्रूज और लैग स्क्रूज टू पोजीशन द फ्रैक्चर सेगमेंट्स टुगेदर. इसमें हम फ्रैक्चर सेगमेंट्स को साथ में लेके आ रहे हैं. द लिंगुअल पेरियोस्टियल अटैचमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन दिस स्टेप. After this, in the third step, the entire area of the comminution is then spanned with the reconstruction plates and fixed with bicoronally anchored screws, which completes the load-bearing osteosynthesis. At least 3 screws हमें प्लेस करने पड़ते हैं on the either side of the comminuted या फिर टूटा हुआ हिस्सा. फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं? Additional screws may be used to fix the lag or smaller fragments to the plate. ठीक है, फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं कि स्मॉल टूथ बेयरिंग फ्रेगमेंट्स जो होते हैं दे शुड ऑलवेज बी अलाइंड विद द आर्च बार. जो अगर स्मॉल टूथ बेयरिंग फ्रेगमेंट्स है, अगर दांत के साथ वाले फ्रेगमेंट्स हैं तो उनको हमेशा आर्च बार से अलाइन किया जाता है. द 6th point states that the care should be taken to avoid too much periosteal stripping
विच मे रिजल्ट इन टू डीवैस्कुलराइजेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यूज़। ठीक है, हमें ज़्यादा पेरियोस्टल स्ट्रिपिंग नहीं करनी है, पेरियोस्टिन को बचा कर रखना है क्योंकि ब्लड सप्लाई उसी से आएगी। 7th पॉइंट स्टेट्स दैट द बोन डिफेक्ट्स में प्राइमरली बी ग्राफ्टेड एज नेसेसरी एज लॉन्ग एज अप्रोप्रिएट सॉफ्ट टिश्यू क्लोजर अराउंड द बोन ग्राफ्ट इज फिजिबल। अगर बोन ग्राफ्ट डालने की ज़रूरत है या फिर हमें कोई बोन डिफेक्ट है जिसमें ग्राफ्ट डालने की ज़रूरत है, तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कोई सॉफ्ट टिश्यू क्लोजर जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट, द लीनियर एंगल फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल, द बेस्ट ट्रीटमेंट इज व्हाट। देखो दिस इज द लीनियर एंगल फ्रैक्चर, एंगल रीजन का फ्रैक्चर हो गया, लीनियर फ्रैक्चर हुआ है। सो व्हाट वी विल डू इन इट इज वी विल यूज़ अ सिंगल मिनी प्लेट और उससे हम पूरी जो आर्च है ये उसको स्टेबलाइज करेंगे। ऑल्सो द फ्रैक्चर हेयर इज़ फेवरेबल फ्रैक्चर, तो भी हम सिंगल मिनी प्लेट से इसको अचीव कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन द ब्लीडिंग इज सीन आफ्टर 5 hours, द मैनेजमेंट इट बिगिंस विद। देखो 5 hours में रिएक्शनरी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होनी चाहिए वैसे तो। सो वी विल डू व्हाट इज़ वी विल एक्सप्लोर द साइट, जो साइट जहाँ पे हमने एक्सट्रैक्शन किया उसे एक्सप्लोर करेंगे ताकि उसके अंदर अगर कोई बोन चंक रह गया है या फिर कोई फॉरेन बॉडी लॉस्ड है तो वो जो ब्लीडिंग कॉज करवा रही है उसको हम रिमूव कर पाएँ, जो कॉज है उसे रिमूव कर पाएँ। अगर कोई भी कॉज नहीं मिलता है हमें, देन वी विल प्रोसीड विद द प्रेशर पैकिंग ओवर द सॉकेट। जो सॉकेट है उसके ऊपर प्रेशर पैकिंग देते हैं। ठीक है, प्रेशर पहली अप्रोच होती है, लेकिन उसके अलावा भी 2-3 अप्रोचेज होती हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं। सेकंड इज़ एड्रेनलिन और थर्ड इज़ विटामिन के। देखो एड्रेनलिन जो है वो उसी टाइम के लिए आपका जो थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग को डिक्रीज़ कर देगा, लेकिन अगर उसमें कॉज जो है वो नहीं रिमूव हुआ है, सो इट विल कॉज अ रीबाउंड ब्लीड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो एड्रेनलिन सोच समझ के देना होता है। और विटामिन के की बात यह है कि अगर विटामिन के बंदे के अंदर कम है तब विटामिन के का इंजेक्शन कोई काम करेगा, लेकिन अगर विटामिन के नॉर्मल है बॉडी के अंदर तो कोई काम नहीं करने वाला ये। तो बेस्ट अप्रोच विल बी द प्रेशर पैकिंग। प्रेशर पैकिंग के बाद अगर नहीं रुक रहा है तो एड्रेनलिन के साथ प्रेशर पैकिंग और पेशेंट को वहीं बिठा के रखो, फिर चेक करो कि उसके बाद ब्लीडिंग जो है वो कम हुई है या नहीं हुई है। यूजुअली इफ़ द पेशेंट इज़ हेल्दी द ब्लीडिंग विल स्टॉप। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेगा लेकिन ब्लीडिंग स्टॉप कर जाएगी। नेक्स्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस विद ओपन बाइट, द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट इज़ व्हाट। ओपन बाइट है तो हमारे पास जो TMJ है उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, सो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, दैट इज़ CCG, गैप आर्थ्रोप्लास्टी, आर्थ्रोसेंटेसिस, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो इन सभी ऑप्शन में से टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रीट ओपन बाइट इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ CCG का मतलब होता है कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट, मतलब अगर वहाँ पे हम काट रहे हैं, कॉर्नोइडोटोमी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ग्राफ्ट डाल सकते हैं, लेकिन वो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट नहीं है। गैप आर्थ्रोप्लास्टी से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आर्थ्रोसेंटेसिस से फर्क पड़ सकता है लेकिन फुल ट्रीटमेंट नहीं है। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ द फुल फाइनल ट्रीटमेंट फॉर दिस। Now there are indications for total joint replacement, TJR या फिर total joint replacement in arthritis, rheumatoid arthritis, उसकी इंडिकेशन होती है, स्पेसिफिक इंडिकेशन। फर्स्ट इज इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, ऐसी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस ऑफ द TMJ जिसमें कि पेशेंट को कोई आराम नहीं मिल रहा है और बाकी ट्रीटमेंट मोडालिटी जैसे CCG हो गया, आर्थ्रोसेंटेसिस हो गई, ठीक है, गैप आर्थ्रोप्लास्टी की, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, देन वी गो फॉर टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। सेकेंड इज़ रिकरेंट फाइब्रोसिस हो रही है या फिर रिकरेंट बोनी एंकालोसिस हो रही है और बाकी कोई भी ट्रीटमेंट फुल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, तब भी हम टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। थर्ड इज़ फेल टिश्यू ग्राफ्ट्स, अगर हमने TMJ एंकालोसिस को ठीक करने के लिए ग्राफ्ट वगैरह दिया हुआ है तो उसमें अगर ग्राफ्ट फेल कर जाता है देन ऑल्सो वी विल गो फॉर TMJ रिप्लेसमेंट, ठीक है, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। फोर्थ, फेल्ड एलोप्लास्टिक जॉइंट, मतलब जो हमने बाहर से कोई जॉइंट या सॉकेट बॉल या फिर कोई बाहर का इम्प्लांट वगैरह डाला है जॉइंट में, अगर वो फेल कर जाता है तब भी हम टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। फिफ्थ, लॉस ऑफ वर्टिकुलर मैंडिबुलर हाइट और ऑक्लूजल रिलेशनशिप ड्यू टू बोनी रिजॉर्प्शन, ट्रॉमा और डेवलपमेंटल अनोमलीज और एनी पैथोलॉजिकल रीज़न जिसकी वजह से हमारे पास वर्टिकल मैंडिबुलर हाइट जो है वो लॉस हो जा रही है, वहाँ पर भी हम टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट, एसिक्स वायरिंग इज़ यूज्ड इन व्हाट, तो चार ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट इज डेंटो एल्वियोलर फ्रैक्चर, सेकंड इज पैन फेशियल फ्रैक्चर, थर्ड इज ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी विद इंट्रा ऑपरेटिव IMF, तो वी यूज़ इट इन ऑल,
ठीक है। डेंटोफेशियल फ्रैक्चर्स में हम एसिक्स वायरिंग यूज़ करते हैं। पैन फेशियल फ्रैक्चर विद इंट्रा ऑपरेटिव इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन में भी हम एसिक्स वायरिंग यूज़ करते हैं। ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी में जिसमें हमारे पास इंट्रा ऑपरेटिव इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन करते हैं, वहाँ पे भी एसिक्स वायरिंग यूज़ करते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग्स दैट वी यूज़। फर्स्ट इज एसिक्स. Essex wiring is used to stabilize the dentoalveolar fractures and acts as an anchor in maxillomandibular fixations. ठीक है, लेकिन एसिक्स में हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होने चाहिए ऑन ईदर साइड ऑफ द फ्रैक्चर लाइन, ताकि पूरी फोर्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नेक्स्ट तरह की जो फ्रैक्चर ये हमारे पास वायरिंग है दैट इज़ नोन एज गिल्मर टाइप ऑफ वायरिंग। ठीक है, गिल्मर इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन। ये होती है गिल्मर। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट टाइप होती है। ऊपर 2 वायर लगाते हैं, नीचे 2 वायर लगाते हैं और इन दोनों को बीच से फिक्स कर देते हैं। थर्ड टाइप इज़ रिडसन टाइप ऑफ वायरिंग। रिडसन को हम हॉरिजॉन्टल वायर फिक्सेशन भी बोलते हैं। इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर आर्च बार। इट इज़ यूज्ड व्हेन सेकंड मोलर्स आर प्रेजेंट, क्योंकि वी विल यूज सेकंड मोलर्स फॉर एंकरेज इन दिस रिडसन वायरिंग। आफ्टर दिस लास्ट वी हैव IV eyelets wiring that is used for intermaxillary fixation. इसमें हम एक आईलेट बनाते हैं दैट इज़ अबाउट 3 मिलीमीटर जिसका डायमीटर होता है। ठीक है, 2 to 3 मिलीमीटर डायमीटर होता है। इस आईलेट को हम, ये जो वायर है इसको टूथ के एक साइड से लेके जाएंगे, ठीक है, और इसको पास करेंगे बीच से, और दूसरी वायर को यहाँ से बाहर को, यहाँ पे दोनों को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जिससे हम इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन जो है अचीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलोथेरेपी इज़ डन विद व्हाट? प्रोलोथेरेपी किससे करते हैं हम? आंसर इज डेक्सट्रोज. डेक्सट्रोज इज यूज फॉर प्रोलोथेरेपी. प्रोलोथेरेपी शॉर्ट टर्म है प्रोलिफरेटिव इंजेक्शन थेरेपी के. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंजेक्शन ऑफ इरिटेंट इन द TMJ. ठीक है, हम एक इरिटेंट को TMJ में घुसा रहे हैं, विच इंड्यूसेस अ लो ग्रेड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द जॉइंट, विच इन टर्न, ये जो लो ग्रेड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, इट विल इन टर्न अट्रैक्ट फाइब्रोब्लास्ट्स एट द साइट ऑफ इंजेक्शन. Now these fibroblasts lay down collagen which strengthens the tendons and ligaments of the TMJ. यहाँ उन टेंडन्स और लिगामेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो कि किसी ना किसी टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर से डिस्टेबलाइज हो चुके हैं या फिर लूज हो चुके हैं. ठीक है, एंड फाइनली दिस विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड डिस्क. कैसे होगा? बाय कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड कोलेजन फाइबर्स. फाइनली दिस विल गिव स्टेबिलिटी टू द जॉइंट एंड लीड टू रिडक्शन इन क्लिकिंग नॉइजेस, pain, along with improvement in mouth opening. Various proliferations are used for injection including hypertonic dextrose, sodium moruate, MORRHUATE, cod liver oil, pumice, autologous blood, etc. ये चीज़ें जो हैं वो सारी एक लो ग्रेड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट कर रही हैं, जिससे कि फाइब्रोब्लास्ट ट्रिगर हो रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट से कोलेजन बन रहा है, कोलेजन से टेंडन लिगामेंट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और जो हमारे पास मुंह खोलने बंद होने की दिक्कत है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में, वो डिजीज़ जिसने टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के टेंडन लिगामेंट को लूज़ कर दिया था, वो वापस अपनी कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर ले रहे हैं, जिससे हमारे पास जो डिस्प्लेस्ड डिस्क है या फिर जो भी हमारे पास डिस्क में दिक्कत है TMJ की, वो कम हो जाएगी. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर दिस? पहली चीज़, इट इज़ ईजिली अवेलेबल. सेकेंड चीज़, लो कॉस्ट है. कोई पेशेंट की प्रोफाइल के साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कोई ऑपरेशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है. सो प्रोलोथेरेपी इज़ अ प्राइमरी चॉइस, प्रेफर्ड चॉइस, ताकि पेशेंट के ऊपर हम एक बारी ट्राई कर लें, ताकि अगर पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड करती है सो इट इज़ अ गुड चॉइस, सो एज टू रीगेन वट एवर द पेशेंट्स बॉडी हैज़ लॉस्ट ड्यू टू टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर. क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फैक्ट्स अबाउट द मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स इज़ नॉट ट्रू? ठीक है, तो पहले जो ट्रू है उनके बारे में बात कर लेते हैं. जेरेट्रिक मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स आर डिफिकल्ट टू फिक्स. कि बुढ़ापे में जो मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स होते हैं उनको डिफिकल्ट हो जाता है फिक्स करना. क्यों? क्योंकि मैक्सिलरी बोन बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक होती है, पहले ही थिन और ब्रिटल होती है, और बुढ़ापे में और ज़्यादा उसमें डीलेड हीलिंग हो जाती है, फिक्सेशन स्क्रूज नहीं लग पाते ढंग से. ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बोन चाहिए होती है अगर हमें फिक्सेशन के लिए कोई ना कोई एंकरेज ढूंढनी है तो. ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस वैस्कुलरिटी हो जाती है, डीलेड हीलिंग हो जाती है, इसीलिए रिजिड फिक्सेशन में मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स में जेरेट्रिक पेशेंट्स में, जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, वो वहाँ पे मुश्किल हो जाती है. नेक्स्ट इज मिड पैलेटल स्प्लिट इंसिडेंस इज 8%. मिड पैलेटल स्प्लिट का मतलब होता है अ फ्रैक्चर लाइन रन्स अलॉन्ग द पैलेटाइन शेल्फ्स, दोनों पैलेट के बीच में रन कर रही है, सेपरेटिंग द टू हाफ्स ऑफ द मैक्सिला. इट यूजुअली अकर्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ लेफॉर्ट 1 या फिर लेफॉर्ट 2 फ्रैक्चर्स. व्हेन
हाई एनर्जी ट्रॉमा कॉजेज सेपरेशन ऑफ मैग्जिला अलॉन्ग द मिड पैलेटल सूचर, ठीक है। तीसरा आता है, ये अनकॉमन होता है, जो मिड पैलेटल फ्रैक्चर वो अनकॉमन होता है, इसलिए इसको कह रहे हैं कि 8% केसेस में ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा आता है, ऑल द 4 बटरेसेस आर सेल्डम फ्रैक्चर इन केस ऑफ मैग्जिलरी फ्रैक्चर। ये स्टेटमेंट भी सही है। मैग्जिला के अंदर 4 बटरेसेस होती हैं या फिर वर्टिकल स्टॉप्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेंटेन करते हैं फेशियल हाइट और फेशियल स्ट्रेंथ को। पहली होती है नेजो मैग्जिलरी बटरेस, दैट इज फ्रंटोनेजल बटरेस, नेजो मैग्जिलरी और फ्रंटोनेजल बटरेस। सेकंड इज ज़ाइगोमैटिको मैग्जिलरी बटरेस, थर्ड इज टेरिगो मैग्जिलरी बटरेस एंड फोर्थ इज एल्वियोलर बटरेस। यूजुअली वन ऑफ दीज आर इन्वॉल्व्ड, या तो नेजो मैग्जिलरी इन्वॉल्व होगी, या ज़ाइगोमैटिको मैग्जिलरी इन्वॉल्व होगी, या टेरिगो मैग्जिलरी इन्वॉल्व होगी, या फिर एल्वियोलर बटरेस होगी, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रॉमा। एक आध तो इन्वॉल्व होती है। ऑल ऑफ 4 फ्रैक्चर एट वंस इज वेरी रेयर, बट ईदर वन ऑफ देम इज फ्रैक्चर्ड, दैट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथी हमारे पास स्टेटमेंट आती है, दैट इज पीडियाट्रिक मैग्जिलरी फ्रैक्चर्स आर मोर कम्यूटेड। ये गलत स्टेटमेंट है। द पीडियाट्रिक मैग्जिलरी फ्रैक्चर्स आर लेस कम्यूटेड, ठीक है, इनके कम टुकड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि बोन की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो बोन ज़्यादा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और ज़्यादा कार्टिलेज के साथ पैक्ड है, इसलिए सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बोन्स है वहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ शैटरिंग इनटू पीसेस दे विल क्रैक पार्शियली, ठीक है। तो चिल्ड्रन में हमारे पास ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स आर मोर कॉमन, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, क्यों? इलास्टिक बोन है, ऑटोमेटिक एनर्जी जो है वो डाइवर्ज कर जाती है, दस प्रिवेंटिंग द फ्रेगमेंटेशन, एंड वन फ्रैक्चर लाइन इज कॉमन रादर देन मल्टीपल फ्रैक्चर्स। थिक पेरियोस्टियम होता है। थिक पेरियोस्टियम है तो बोन को ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, जिससे कि डिस्प्लेसमेंट या फिर कम्युनिकेशन कम रहेगा। लास्ट में आता है, इन कॉन्ट्रास्ट विद एडल्ट्स बोन्स आर ब्रिटल। एल्डरली में बोन्स ब्रिटल होती हैं, लेकिन बच्चों में बोन्स ज़्यादा कोलेजिनस होती हैं और ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। सो इन पीडियाट्रिक केसेस देयर इज लेस कम्यूटेड फ्रैक्चर्स। Next question is, a 70-year-old patient post-valve repair is taking warfarin, has pain and clicking near the left TMJ since 2 weeks along with MPDS syndrome, ठीक है, what should be done? Since the patient is a geriatric patient, that is 70 साल का पेशेंट है, वैल्वुलर रिपेयर हो चुका है और एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पे, तो कोई भी हमारे पास छोटी मोटी चोट अगर आएगी या फिर कोई ट्रॉमा अगर जॉइंट के अंदर होता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। सो एनी सर्जिकल इंटरवेंशन दैट कुड कॉज ब्लीडिंग विद इन द जॉइंट कैन बी अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम टू द TMJ, जिसकी वजह से उन्हें TMJ में पेन हो रही है और मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम का सिम्टम्स उनके अंदर आ रहे हैं। पर अगर हम एंटीकोएगुलेंट्स को स्टॉप कर देते हैं तो वहाँ पे रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस विल इंक्रीज, ठीक है। So bridging therapy with heparin would still place a patient at risk from surgical intervention and require hospital stay. अगर हेपरिन से हम ट्रीट करना शुरू करें तब भी पेशेंट को हमें हॉस्पिटल में स्टे करवाना पड़ेगा और सर्जिकल इंटरवेंशन करना मुश्किल हो जाता है। चौथा ऑप्शन है हमारे पास कंजर्वेटिव लेज़र मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव थेरेपी है, लेज़र है, कम उसमें कटिंग होगी, कम उसमें ब्लीडिंग होगी, कम ट्रॉमा होगा, ठीक है, और प्रिसाइज कटिंग होगी। सो द फोर्थ ऑप्शन दैट इज़ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दैट इज़ लेज़र थेरेपी, दैट इज़ प्रिफर्ड ऑलवेज, ठीक है, इन सच काइंड ऑफ पेशेंट्स। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो फाइनली व्हाट वी डू, अगर यही बात हमारे पास नॉर्मल पेशेंट के लिए आ जाती, 30-40 साल के बच्चे के पेशेंट की या हेल्दी अडल्ट के केस में आ जाती, तो वी वुड हैव प्रोसीडेड विद आर्थ्रोसेंटेसिस अंडर प्रॉपर एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस इफ़ रिक्वायर्ड। आर्थ्रोसेंटेसिस में हम जॉइंट वॉशिंग प्रोसीजर इसको बोलते हैं, ठीक है। व्हाट वी डू अ मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लश करते हैं अपर जॉइंट स्पेस को विद अ स्टेराइल सॉल्यूशन सच एज सलाइन। पर्पस क्या होता है यहाँ पे, टू रिमूव द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, रिलीज द एडहेजन्स एंड इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी, ठीक है। इन शॉर्ट हम लेवाज कर रहे हैं TMJ का, ताकि पेन जो है वो कम हो सके। इसके साथ साथ वी विल एश्योर द पेशेंट, वी विल गाइड द पेशेंट टू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सॉफ्ट डाइट पे पेशेंट को रखना है और ज़्यादा चूई फूड जो है वो उसे अवॉइड करना है। हीट थेरेपी देने को बोलते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स नसेट्स हम देते हैं। फिजियोथेरेपी एग्रेसिव देते हैं, मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बताएंगे पेशेंट को। नाइट गार्ड या फिर ऑक्लूजल स्प्लिंट पहनने को बोलेंगे। स्ट्रेस रिडक्शन करना है, स्ट्रेस से भी हमारे पास पेन वगैरह हो जाती है, ठीक है। अगर फिर भी हमारे पास परसिस्टेंट रहता है तो हमारे पास ट्रिगर पॉइंट पे हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए, और इसके साथ साथ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स देने पड़ते हैं, ठीक है।
इस जो फिजियोथेरेपी होती है उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि एन साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है, जैसे कि जीभ जो है वो तालू पे लगानी है जब हम मुंह को खोलते हैं या बंद करते हैं, ठीक है, और जॉ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को गाइड करना है अपने हाथों से। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट हेटेरोटॉपिक बोन फॉर्मेशन इन दिस केस आफ्टर TMJ एंकाइलोसिस रिलीज। पहले तो इसको समझते हैं कि इसमें दिखाई क्या दे रहा है हमें, ठीक है। दिस इज टोटल एलोप्लास्टिक TMJ प्रोस्थेसिस दैट इज कस्टम मेड और TMJ इम्प्लांट, ठीक है। लोअर कंपोनेंट जो है वो मैंडिबुलर पार्ट है, इट रिप्लेसेस द कॉन्डाइल एंड द एमस एंड इज मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है, यूजुअली टाइटेनियम का बना होता है और स्क्रूज से फिक्स किया होता है। द अपर कंपोनेंट द cranial part, it replaces the clinoid fossa and is fixed to the zygomatic arch of the temporal bone, ठीक है। टुगेदर ये दोनों जो हैं ये हमारे पास एक स्मूथ मूवमेंट करवाने के लिए आर्टिफिशियल जॉइंट बना रहे हैं, लेकिन जब हम इसको रिलीज़ करेंगे, मतलब ये दोनों को हम रिमूव करेंगे, तब हमारे पास क्या दिक्कत आएगी कि हमारे पास हेटेरोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? सो टू प्रिवेंट द हेटेरोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन वी विल हैव टू डू ऑटोजीनस fat grafts. These fat grafts could be harvested from abdomen और buttocks, जहाँ पे fat packed areas होते हैं बॉडी के, वहाँ से हमें fat graft निकाल के इनके ऊपर रखने होते हैं। जो ये prosthesis मटेरियल है इसके ऊपर लगाना होता है। Now there is a high chance that wherever there is a articulating portion of the prosthesis, वहाँ पे heterotopic bone formation या reactive bone formation होना स्टार्ट हो जाए। So we will have to pack these areas with the autogenous fat grafts so that हेटेरोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन के लिए जगह ही ना बचे, ठीक है। सो आंसर इज फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग विल प्रिवेंट द हेटेरोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन ओवर द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑफ प्रोस्थेसिस इन केस ऑफ TMJ एंकाइलोसिस रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कंडीशंस डज नॉट रिक्वायर्ड SABE प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, ये प्रोफाइलैक्सिस है, ठीक है। SABE इज सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, तो इसमें अगर MR है हमारे पास तब रिक्वायर्ड होता है, ASD है तब रिक्वायर्ड होता है, MS है तब रिक्वायर्ड होता है, CABG है तब रिक्वायर्ड नहीं होता। यहाँ MR का मतलब होता है मिट्रल रिगर्जिटेशन, ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, MS इज मिट्रल स्टेनोसिस, CABG का मतलब होता है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास प्रोसीजर और ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो साफ प्रोटोकॉल हम CABG में यूज़ नहीं करते हैं, इसको हमने पहले पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है पूरा, ठीक है। और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो कि आ रहा है बार बार। सो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइंस द फॉलोइंग कंडीशंस नीड एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस बिफोर डेंटल प्रोसीजर। फर्स्ट इज अ प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व और अ person who have heart valve repaired with the prosthetic material, he will need the dental prophylaxis, SABE prophylaxis before dental procedure. सेकेंड, अगर हिस्ट्री ऑफ एंडोकार्डाइटिस है तब हमारे पास हमें प्रोफाइलैक्सिस देनी पड़ेगी। तीसरा है हार्ट इम्प्लांट हुआ है विद अबनॉर्मल हार्ट वेल्व फंक्शन, हार्ट वेल्व फंक्शन ख़राब था, हार्ट इम्प्लांट हुआ है वेल्व के लिए, तब भी हमें देनी पड़ेगी। फोर्थ, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। फिफ्थ, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ वर्थ डिफेक्ट या फिर कोई भी डिफेक्ट जिसमें कि ऑक्सीजन लेवल्स आर लोअर देन नॉर्मल, ठीक है, जहाँ पे शंट वगैरह पड़ा हुआ है पेशेंट में या कंड्यूट्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी साफ प्रोटोकॉल हमें देना पड़ेगा। दैट इज सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलैक्सिस वी विल हैव टू गिव। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो कि प्रॉपरली हमने प्रोस्थेटिक मटेरियल से रिप्लेस किया है या फिर ट्रीट किया है विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर, वहाँ पे वी विल हैव टू गिव एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। नेक्स्ट, रिपेयर्ड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ विद रेजिडुअल डिफेक्ट्स, मतलब हार्ट डिजीज़ को रिपेयर किया लेकिन रेजिडुअल डिफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीबायोटिक रिजीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं होगा तो मुंह से ही बैक्टीरिया ट्रैवल करके उस हिस्से में चले जाएंगे जहाँ पे हीलिंग हो रही है और वहाँ पे वो हीलिंग होने नहीं देगा और पर्सन विल कोलैप्स ऑन अ लॉन्ग रन। नेक्स्ट, द ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, इट एग्जिट्स द स्कल थ्रू। आंसर इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज नंबर 3 दैट इज ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर की भी सुपीरियर और इन्फीरियर डिविजन्स दोनों सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करते हैं। उसके बाद बात आती है ट्रॉक्लियर नर्व, दैट इज नंबर 4, नर्व नंबर 4 सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करती है। उसके बाद आती है फिफ्थ की फर्स्ट ब्रांच, दैट इज ऑप्थेल्मिक, ठीक है। ऑप्थेल्मिक का भी फ्रंटल, लैक्रिमल, नेजोसिलरी, ये तीनों पास करती हैं थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसके बाद आती है सिक्स्थ नर्व, ठीक है, एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस भी पास करती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। उसके बाद बात आती है सुपीरियर एंड इन्फीरियर डिविजन्स ऑफ ऑप्थेल्मिक वेन। ऑप्थेल्मिक वेन की सुपीरियर
और inferior divisions of vein, ophthalmic vein, वो पास करती हैं. Inferior division also passes through the inferior orbital fissure. जो inferior division है ophthalmic vein की, वो inferior orbital fissure से भी पास करती है. के बाद लास्ट में sympathetic fibers from cavernous plexus, they also pass through superior orbital fissure. So superior orbital fissure is a very important point. और इसके अंदर से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इमीडिएटली आफ्टर कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट इन टीएमजे एंकालोसिस. कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट के बाद हम विग्रेस माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं. दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड because the Caban's protocol suggested that there should be an immobilization of 7 days using an intermaxillary fixation after reconstruction of the ramal condylar unit with a costochondral graft. Next, after harvesting the costochondral graft, immediately what needs to be done? ठीक है, costochondral graft निकाला आपने, चेस्ट से निकाला है, तो हमें चेस्ट को फिल करना है विथ सलाइन. बाहर से फिल करना है उस एरिया को विद सलाइन. एंड वी विल चेक फॉर एनी लीक. जैसे टायर के पंचर की हवा देखते हैं हम पानी के अंदर, वैसे ही हम लीक को चेक करेंगे कि है या नहीं है. सो एज टू चेक फॉर द प्लूरल पंक्चर, because once the graft is removed, the wound should be irrigated thoroughly and checked for any presence of pleural injury. This examination can be performed by asking the anesthesiologist to inflate the lungs maximally while wound is triggered with saline. जो कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट वाली सर्जरी वाला हिस्सा है, उसके ऊपर हम सलाइन से फिल करेंगे उसको पहले, ठीक है, उस हिस्से को. और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बोलने की जो लंग्स है उनको फुल इन्फ्लेट करवाना है. अगर बबल्स प्रेजेंट हैं, इफ बबल्स अपीयर, दैट रिस्पॉन्ड्स एज अ प्रेजेंस ऑफ प्लूरल टीयर. ठीक है. ऑल्सो देयर आर गुड चांसेस ऑफ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स. सो इसको पेशेंटली एंड 1-2 बार चेक करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि प्लूरल टीयर है या नहीं है. ठीक है. इफ देर इज़ नो प्लूरल टीयर, देन द वुंड इज क्लोज्ड बाय क्लोजिंग द एनाटॉमिकल लेयर्स बिगिनिंग विद द पेरियोस्टियल शीथ. ठीक है. स्पेशल केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड द प्लूरल परफोरेशन एंड इंजरी to the intercostal nerves during suturing. Well-placed dermal sutures are particularly useful for taking tension off the skin closure so as to allow for optimum healing of the wound from where we have taken the graft. अगला सवाल है, treatment for comminuted mandibular fractures is with what? देखो, 2 protocols होते हैं. First is simplification of the fracture segments, उसके बाद mini plates यूज़ करते हैं, देन लोड बेयरिंग फिक्सेशन कर देते हैं. ये था इजी तरीका. सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन किया फ्रैक्चर सेगमेंट का, ठीक है, उसके बाद मिनी प्लेट्स लगाई उस पर, उसके बाद उसको लोड बेयरिंग प्लेट से पूरा बंद कर दिया. लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी. कंटेम्परेरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रिजिडली फिक्सिंग द टीथ विद प्रॉपर ऑक्लूजन विद आर्च बार्स, वायर्स एंड एक्राइलिक. एक बार रिडक्शन हो गई, ठीक है, उसके बाद द फ्रैगमेंट्स आर प्री लोकलाइज्ड विद मिनी प्लेट्स टिपिकली विद मोनोकॉर्टिकली प्लेस स्क्रूज. ये जो हैं दीज आर मोनोकॉर्टिकली प्लेस स्क्रूज, जो हम यहाँ पे ग्रीन से दिखा रहे हैं. यहाँ पे ये जो ब्लैक में ऐसे ऐसे डॉट्स हैं, दीज आर मोनोकॉर्टिकली प्लेस स्क्रूज. इन स्क्रूज को हम लैग स्क्रूज भी बोलते हैं और ये फ्रैक्चर सेगमेंट्स को अपनी पोजीशन में लाने के लिए यूज़ होते हैं. फिर लिंगुअल पेरियोस्टल अटैचमेंट्स को हम प्रिजर्व करके रखते हैं. जब हम इसको कर रहे हैं, जब ब्लैक स्क्रूज लगा रहे हैं, तो लिंगुअल पेरियोस्टल अटैचमेंट पूरी प्रिजर्व करके रखनी है ताकि ब्लड सप्लाई कंटिन्यूस रहे और ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए. अगर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो यहाँ पे हीलिंग नहीं हो पाएगी. उसके बाद क्या करते हैं हम, फाइनली जो एंटायर एरिया है, जितना भी एरिया हमने लैग स्क्रू से जोड़ा हुआ है, उसको फिर रिकन्स्ट्रक्शन प्लेट से हम फिक्स कर देते हैं. ये जो लंबी प्लेट है, दिस इज द रिकन्स्ट्रक्शन प्लेट. रिकन्स्ट्रक्शन प्लेट के ऊपर बायकॉर्टिकली एंकर्ड स्क्रूज होते हैं विच कंप्लीट्स अ लोड बियरिंग ऑस्टियोसिंथेसिस. मतलब अब इसके ऊपर लोड दे सकता है पेशेंट, खा सकता है इससे, कोई ना कोई मूवमेंट कर सकता है. एटलीस्ट 3 स्क्रूज आर प्लेस्ड ऑन ईदर साइड ऑफ द एरिया ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस प्लेट. नेक्स्ट, पेशेंट ने प्रीवियसली नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया है, वो काफ़ी रिसेंटली करवाया है, ठीक है, विद इन 6 मंथ्स उसने करवाया हुआ है. अब एक्सट्रैक्शन करनी है लोअर मोलर की, तो हमें एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस में क्या क्या देना है. सो आंसर इज टैबलेट क्लिंडामाइसिन 600 मिलीग्राम 1 आवर प्रायर टू सर्जरी वी विल गिव. देन या फिर ये नहीं देनी, क्लिंडामाइसिन नहीं देनी, तो हम दे सकते हैं टैबलेट अमॉक्सिसिलिन 2 grams 1 hour prior to surgery. Because according to the ADA guidelines,
In general, for patients with prosthetic joint implants, the prophylactic antibiotics are not recommended prior to dental procedures to prevent the prosthetic joint infection. बट अगर इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है फॉर द पेशेंट्स विद कॉम्प्लिकेशंस और हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद देयर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, ठीक है, तो अगर उसमें हमें कोई डेंटल प्रोसीजर करना है, जैसे जिंजाइवल मैनिपुलेशन हो गई, म्यूकोजल इंसिजन कर दिया, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक हमें देने पड़ सकते हैं, लेकिन ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द पेशेंट एंड द ऑर्थोपेडिक सर्जन, जहाँ पे उसका जो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है. इफ़ द एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, then the most appropriate antibiotic regime will be selected by his orthopedic surgeon. जो उसका नी जॉइंट का काम कर रहा है वो सिलेक्ट करेगा कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक रिजीम कौन सी है, और वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देगा. उसी के बाद हम अपना डेंटल प्रोसीजर करेंगे. लेकिन ऊपर के जो आंसर्स हैं उनमें से हमारे पास दो ऑप्शन सही थे. पहला था हमारे पास क्लिंडामाइसिन वाला, ठीक है, और दूसरा था अमोक्सिलिन वाला. Next question, in the patient with OSA, how can we identify the level of obstruction clinically? OSA का मतलब होता है obstructive sleep apnea, ठीक है. सो हमारे पास चार ऑप्शन दिए जिसमें से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट ऑप्शन इज़ मुलर्स मैन्यूवर एंड एंडोस्कोप. मुलर्स मैन्यूवर बेसिकली एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे कि हम एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करते हैं, ठीक है. हम पेशेंट को पूरी इनहेल करने को बोलेंगे, पूरा फुल इनहेल करने को बोलेंगे विद नाउ, उसके बाद फोर्सफुली एक्सहेल करने को बोलेंगे जिससे कि नेगेटिव प्रेशर बनेगा, ठीक है. और इसी दौरान हमने जो है एंडोस्कोप जो है पेशेंट के अंदर डाला होगा. अब हम कोलैप्स ऑफ फेरेंजियल वॉल देखेंगे ताकि हमें इजीली आइडेंटिफाई हो सके नेजोफेरेंजियोस्कोपी के ज़रिए कि कौन सी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन नेजोफेरिंग्स में है, ओरोफेरिंग्स में, या हाइपोफेरिंग्स में, ठीक है. क्या क्या स्टेप्स हुए हमारे पास? पेशेंट को फुली इनहेल करने को बोला, उसी के साथ हमने एंडोस्कोप पेशेंट के अंदर डाला, उसके बाद पेशेंट को फोर्सफुली एक्सहेल करने को बोला, ठीक है. अब हम यहाँ पे फोर्सफुली एक्सहेल करने पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसकी बॉडी के अंदर कोलैप्स कर रहे हैं, उसकी जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसके अंदर कोलैप्स कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करेंगे, विच विल गिव अस अ हिंट ऑफ वेयर द ऑब्स्ट्रक्शन इज अराइजिंग इन द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट, द आइडियल एज फॉर सेकेंडरी एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग इज़ व्हाट? सो आंसर इज 7 to 12 years. इट इज़ द बेस्ट एज. देखो, अलग अलग टाइम पे एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मिक्स्ड डेंटेशन को एक बेस्ट टाइम माना जाता है क्योंकि बिफोर कैनाइन इरप्ट्स दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग इन केसेस ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट पेशेंट्स. नाउ बेस्ड अपॉन द टाइमिंग ऑफ द एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग, इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब टाइप्स. अगर एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग इज बीइंग डन फॉर अ चाइल्ड दैट इज ऑफ लेस देन 2 years ऑफ एज, सो उसको हम कहेंगे प्राइमरी ग्राफ्टिंग, ठीक है, आफ्टर क्लेफ्ट लिप और बिफोर पैलेट रिपेयर, ठीक है. आफ्टर लिप रिपेयर करते हैं इसको और बिफोर पैलेट रिपेयर करते हैं. अगर 2 years ऑफ एज पे कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्राफ्टिंग. 2 से 5 years ऑफ एज के बीच में अगर हम कर रहे हैं तो दिस इज़ नोन एज अर्ली सेकेंडरी ग्राफ्टिंग. 6 से 12 साल के बीच में अगर कर रहे हैं तो दिस इज़ नोन एज मिक्स्ड डेंटेशन सेकेंडरी एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग. 6 से 12 के बीच में मिक्स्ड डेंटेशन सेकेंडरी एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग, ठीक है. आफ्टर द सेंट्रल इंसाइजर इरप्शन एंड बिलो फॉर द इरप्शन ऑफ कैनाइन. 6 से 12 साल, लेकिन यहाँ पे जो आंसर था दैट इज 7 to 12 years. तो दोनों एक ही रेंज के आंसर है, सो वी सिलेक्टेड दैट, ठीक है. मिक्स्ड डेंटेशन स्टेज आफ्टर सेंट्रल इंसाइजर इरप्शन एंड बिफोर द इरप्शन ऑफ कैनाइन. फिर 6 से 8 साल के बीच में जो करी जाती है दैट इज़ नोन एज अर्ली मिक्स्ड डेंटेशन स्टेज. 9 से 12 साल के बीच में लेट मिक्स्ड डेंटेशन स्टेज. और इन्हीं दो स्टेजेस के बीच में अर्ली मिक्स्ड डेंटेशन एंड लेट मिक्स्ड डेंटेशन, इसके बीच में जो हम कर रहे हैं दैट इज़ द आइडियल एज फॉर सेकेंडरी एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग. अगर 12 साल के बाद कर रहे हैं हम ग्राफ्टिंग, सो दैट विल बी नोन एज लेट सेकेंडरी ग्राफ्टिंग. नेक्स्ट, इन अ पेशेंट विद एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस द डिफिकल्टी इन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इज ड्यू टू व्हाट? 4 ऑप्शन दिए हमारे पास. फर्स्ट इज सर्जिकल एक्सपोजर, दूसरा जनरल एनेस्थीसिया, तीसरा हीमोस्टैसिस. ये 3 हम मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है दैट इज़ पेशेंट पोजिशनिंग, वो मेंटेन नहीं हो पाती. क्यों? क्योंकि एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है कि हमारे पास फ्यूजन या फिर स्टिफनिंग हो गई है वर्टिब्रेज की, ठीक है. स्पॉन्डिलाइटिस जो मतलब है वर्ड इसका है दैट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ वर्टिब्रे और स्पाइन, और एंकाइलोस का मतलब है फ्यूज़ हो गया. तो एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस जिसमें कि इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइन कैन लीड टू फ्यूजन ऑफ द स्पाइन बोन्स टुगेदर मेकिंग इट स्टिफ एंड लेस फ्लेक्सिबल. अब स्टिफ और लेस फ्लेक्सिबल पर्सन में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें आएगी पेशेंट पोजीशनिंग के अंदर.
So any surgery in maxillofacial region will become challenging due to the frequent need to change the head position intraoperatively. Surgical exposure and hemostasis is similar for other patients, तो उसे मेंटेन कर लेंगे. For general anesthesia, intubation may be done with fiber optics where the need of neck movement is minimal. But during surgery, जो हमें मैनिपुलेट करना है, इधर से उधर हल्का फुल्का मुंह को हिलाना है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. Next, in a patient with TMJ ankylosis and EHPVO, that is extrahepatic portal vein obstruction, pre-operating planning requires what? Pre-operating planning में हमारे पास स्प्लीनेक्टोमी और प्लेटलेट काउंट को चेक किया जाता है. चलो सिंपल वर्ड्स में मैकेनिज्म को समझते हैं. ठीक है, देखो EHPVO का मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पोर्टल वेन हो चुकी है आउटसाइड द लिवर. इससे क्या होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी. पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब है देयर इज इंक्रीज प्रेशर इन द पोर्टल सिस्टम. जो पोर्टल वेनस सिस्टम है उसके अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा इंक्रीज कर गया है. नाउ दिस इंक्रीज प्रेशर विल लीड टू एनलार्ज स्प्लीन. एनलार्ज स्प्लीन इज नोन एज स्प्लीनोमेगाली. अब स्प्लीन के अंदर एनलार्जमेंट होने की वजह से हाइपर स्प्लीनिज्म हो जाएगा. मतलब जो एनलार्ज स्प्लीन है वो ज़्यादा ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा रादर देन नॉर्मल. नॉर्मली भी ब्लड सेल्स जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है वो हमारा स्प्लीन होता है, तो सारे ग्रेवयार्ड में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अब हाइपर स्प्लीनिज्म की वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लड सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे. दिस विल कॉज पैनसाइटोपिनिया, मतलब कि नंबर ऑफ आरबीसीज कम हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसीज कम हो जाएंगे और प्लेटलेट्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरता चला जाएगा. अब अगर हम TMJ सर्जरी जो है वो प्लान कर रहे हैं तो TMJ एंकालोसिस वाला जो रीजन होता है, अगर उसको हम सर्जरी डाइसेक्ट करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैस्कुलैरिटी होती है जिससे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ब्लीडिंग होती है. अब अगर पेशेंट का पहले ही हीमोग्लोबिन लो है, प्लेटलेट काउंट लो है, RBC काउंट लो है, WBC काउंट लो है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हो जाते हैं ऑफ हेमरेज एंड पुअर हीलिंग. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कम है उसके अंदर. हेंस प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में हम ब्लड काउंट चेक करते हैं जिससे कि हमें एनीमिया या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पता चल जाए. अगर ये दोनों चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी तो हीलिंग ढंग से नहीं होगी, इसलिए इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है. और स्प्लीनेक्टोमी जो है वो प्रेफर की जाती है सो एज टू करेक्ट हाइपर स्प्लीनिज्म एंड इट्स इफेक्ट्स सो दैट सर्जरी इज़ सेफर फॉर द पेशेंट. अब इस सर्जरी में बेसिकली होता क्या है? स्प्लीनेक्टोमी करते क्या है? जनरल एनेस्थीसिया के अंदर कैरी आउट करते हैं, ओपन स्प्लीनेक्टोमी करते हैं. एक इंसिजन देंगे अपर लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में, अपर लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में देंगे. ठीक है, वहाँ पे लैप्रोस्कोपिक स्प्लेनेक्टोमी कर देते हैं. छोटे छोटे होल्स डालते हैं, उसमें से लैप्रोस्कोप डालते हैं, हवा डालते हैं, हवा से उसको फुला देते हैं, हवा में हमारे पास नाइट्रोजन आ जाती है. ठीक है, और ब्लड वेसल्स जो सप्लाइंग स्प्लीन होती है उनको केयरफुली कट किया जाता है और पूरा स्प्लीन बाहर निकाल लिया जाता है. लेट्स टॉक अबाउट EHPVO. देखो, फर्स्ट इट इज़ एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन. एक्स्ट्रा हेपेटिक का मतलब है आउटसाइड द लिवर. पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि जो वेन, मेन वेन जो है जो कैरी कर रही है ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड स्प्लीन टू द लिवर, उसके अंदर ब्लॉकेड जो है वो या फिर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आ जा रही है. ठीक है, और ये ब्लॉकेड बिफोर दिस वेन एंटर्स इनटू द लिवर आ रही है. नाउ व्हेन ब्लड कैन नॉट गो थ्रू द पोर्टल वेन, तो पोर्टल वेन में प्रेशर बिल्डअप कर जाएगा जिसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन. पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब है जो पोर्टल वेनस सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर गया है, जिससे हमारे पास पोर्टल वेन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइनी वेन्स अराउंड द ब्लॉकेज उनको यूज़ करना शुरू कर देगी ताकि ब्लड को फ्लोइंग करते रहने दे. दी स्मॉल वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ स्पॉन्ज और कैवर्नाए. ये जो इस मेन वेन से निकल के छोटी छोटी वेन्स निकल रही हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, इसको हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ कैवर्नाए या फिर केव बोल सकते हैं इसको, या फिर कैवर्न बोल सकते हैं. इनको हम कहते हैं एज अ कैवर्नोमा. ठीक है, मेन वेन से ढंग से खून नहीं जा रहा है, ब्लॉकेड है बीच में, तो ये साइड की कैपिलरीज को यूज़ करना शुरू कर देगी. इसको बोलते हैं हम कैवर्नोमा और कैवर्नोमैटस ट्रांसफॉर्मेशन. अब यहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो पोर्टल सिस्टम है उसका वो प्रेशर बियर नहीं कर पा रहा है. तो जहाँ पे किसी पाइप के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे बैलूनिंग हो जाएगी, बैलूनिंग ऑफ द पाइप हो जाएगी, या कैपिलरीज इन केस ऑफ बॉडी हो जाएगी. तो ये बैलूनिंग जो है दिस इज़ नोन एज वैरिसेस. ठीक है, अब ये वैरिस जो हैं वो बॉडी के बाकी चैनल्स के अंदर भी बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि पोर्टल वेन नहीं चल रही है ढंग से, तो बॉडी बाकी चैनल्स यूज़ करना शुरू कर देता है. जैसे गॉल ब्लैडर का चैनल है, पैनकोलिसिस्टिक चैनल है गॉल ब्लैडर का चैनल, बाइल डक्ट का चैनल है पैराकोलिडोकल चैनल, पैनक्रियाज का चैनल है पैरापैनक्रियाटिक चैनल,
और इन चैनल्स के थ्रू ये अपना ब्लड जो है वो वापस लीवर तक भेजना शुरू कर देता है, क्योंकि पोर्टल वेन को कैसे ना कैसे बाईपास करना है उसको, लेकिन लिवर तक तो पहुंचाना पड़ेगा ब्लड। बट दी स्मॉल वेन्स, क्योंकि ये वेन्स इतना ज़्यादा प्रेशर झेलने की लायक नहीं होती बाकी चैनल्स वाली, तो वो वेन्स जो है वो स्वेल कर जाती हैं, जैसे उसमें भी वैरिस हो जाते हैं। सो दिस इज़ नोन एज एक्टोपिक वैरिसेस। इतने ज़्यादा वैरिसेस बनने की वजह से हमारे पास बिलियोपैथी होना शुरू हो जाती है, मतलब बाकी जो भी डक्टल सिस्टम है उनमें पैथीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। बाइल डक्ट की अगर पैथी होती है दैट इज़ नोन एज बिलियोपैथी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक्टोपिक जो वैरिसेस हैं उनकी वजह से जो डक्ट्स हैं वो कंप्रेस हो जा रही हैं, इस बैलून की वजह से आसपास के स्ट्रक्चर्स कंप्रेस हो रहे हैं, जिससे बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जॉन्डिस हो जाएगा, कोलिंजाइटिस हो जाएगा। दिस विल लीड टू पोर्टल बिलियोपैथी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये वैरिसेस वाली कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि यहाँ से वैरिस जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं। सो वैरिसील ब्लीडिंग विच इज़ मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, पेशेंट में ऑल्सो रिपोर्ट सिम्टोमेटिक पोर्टल बिलियोपैथी, हाइपरस्प्लीनिज्म हो जाएगा, स्प्लीन बड़ा हो जाएगा, एंड ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी पेशेंट के अंदर। अब स्प्लीन बड़ा हो जाएगा तो आरबीसीज ज़्यादा डैमेज होंगे, डब्ल्यूबीसीज ज़्यादा डैमेज होंगे, प्लेटलेट्स ज़्यादा डैमेज होंगे, क्योंकि इट इज़ द ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा, डब्ल्यूबीसीज का काउंट कम हो जाएगा, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, दैट इज प्लेटलेट का काउंट भी कम हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू प्री ऑपरेटिवली मैनेज दिस पेशेंट बिफोर एनी सर्जरी, ठीक है। और टीएमजे एंकोलॉसिस में तो हमें करना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ हाईली वैस्कुलर रीजन। अगला सवाल है, ऑन्कोजेनिक ऑस्टियोमेलेशिया शोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आंसर है इसमें हमारे पास मल्टीपल फ्रैक्चर शोन नहीं करता है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए। फर्स्ट इज इंक्रीज पीटीएच, पैराथॉर्मल इंक्रीज कर जाता है ऑन्कोजेनिक ऑस्टियोमेलेशिया में। इंक्रीज फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर हो जाता है, ठीक है। हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाता है, ठीक है। लेट्स डिस्कस व्हाट इज ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियो मतलब बोन, मलेशिया मतलब सॉफ्टनिंग। तो ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब होता है सॉफ्ट बोन्स, क्योंकि बोन की डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन होती है मेनली ड्यू टू लैक ऑफ फॉस्फेट और विटामिन डी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑन्कोजेनिक क्या होता है। ऑन्कोजेनिक का मतलब होता है ट्यूमर या फिर कैंसर, बेनाइन ग्रोथ हो सकती है या फिर मैलिग्नेंट ग्रोथ हो सकती है। जेनिक का मतलब है कॉज बाय। ऑन्कोजेनिक ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब है हमारे पास बोन सॉफ्टनिंग कॉज बाय ट्यूमर समवेयर इन द बॉडी, दैट इज नोन एज ऑन्कोजेनिक ऑस्टियोमेलेशिया। This disease, oncogenic osteomalacia, it is a paraneoplastic syndrome. मतलब it has a group of effects caused indirectly by this tumor, not by direct physical growth of or by directly alterating chemicals. मतलब किसी और चीज़ की वजह से, ट्यूमर की ग्रोथ की वजह से इनडायरेक्टली ये बॉडी के अंदर ऑस्टियोमेलेशिया हो रहा है, दैट इज़ नोन एज अ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। इस ट्यूमर में क्या होता है कि हमारे पास हार्मोन होता है, दैट इज़ FGF23। FGF23 जो है वो मेनली किडनीज पे एक्ट करता है और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा करवा देता है। किसकी एक्सक्रीशन? फॉस्फेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा करवा देता है, ठीक है। किडनी ज़्यादा फॉस्फेट को बाहर निकालेंगी, दैट मीन्स फॉस्फेट यूरिया हो जाएगा। एंड इट विल डिक्रीज द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, मतलब विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म होती है दैट इज़ कैल्सिट्रायोल, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम कर देगा। अब इन दोनों की वजह से फॉस्फेट लो हो जाएगा बॉडी के अंदर, हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा, और पुअर फॉस्फेट की वजह से बोन की मिनरलाइजेशन ढंग से नहीं होगी, दैट विल लीड टू ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है। और इसके साथ साथ विटामिन डी का असर भी कम कर देगा, ठीक। थियोरेटिकली इट इज कॉज्ड बाय अ बेनाइन मेसेनकाइमल ट्यूमर, दैट इज ट्यूमर फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन। जो कॉमन ट्यूमर टाइप्स जो कि ये कॉज करते हैं दैट इज फर्स्ट इज फॉस्फेट यूरिक मेसेनकाइमल ट्यूमर, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। सेकेंड इज हीम एंजियोपेरिसाइटोमा, और तीसरा कि कोई भी बेनाइन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर या फिर बोन ट्यूमर ये चीज़ कॉज कर सकता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस की बात हमने थ्योरेटिकली करनी है अभी, दैट इज़ FGF23 फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23, ये इनहिबिट कर देता है फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट इन द रीनल ट्यूब्यूल एंड रिड्यूसेस कैल्सिट्रायोल प्रोडक्शन इन द किडनी, ठीक है। फॉस्फेट का जो ज़्यादा एक्सक्रीशन करवा देगा और कैल्सिट्रायोल विटामिन डी का प्रोडक्शन जो है वो कम कर देगा किडनी के अंदर। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है, देखो अडल्ट में मायल्जिया हो जाता है, बोन पेन हो जाती है, फटीग हो जाती है, फॉलोड बाय रिकरेंट फ्रैक्चर्स, ठीक है, क्योंकि बोन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो रिकरेंट फ्रैक्चर्स होंगे। मायल्जिया मसल्स का बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाएंगे मसल्स, बोन पेन हो जाएगी। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में अगर बोन बहुत ज़्यादा वीक है तो डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चल नहीं पाएगा बच्चा ढंग से, शंटेड ग्रोथ, डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द स्केलेटन, रिकेट्स हो जाएंगे, बोइंग ऑफ द बोन्स हो जाएंगी, लॉन्ग बोन्स की बोइंग हो जाएगी। ट्रीटमेंट में क्या होता है, अगर बेनाइन ट्यूमर है तो रिसेक्शन इज़ द आइडियल ट्रीटमेंट।
इट रिजल्ट्स इन करेक्शन ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया एंड लो कैल्सीट्रायोल लेवल्स। जब फॉस्फेट और कैल्सीट्रायोल दैट इज़ विटामिन डी ढंग से बॉडी के अंदर आएगा तो रेजोल्यूशन हो जाता है स्केलेटल अबनॉर्मलिटीज़ का विद इन मंथ्स। ठीक है। नेक्स्ट, MRONJ इज़ मेडिसिन रिलेटेड ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ। ट्रीटमेंट आइडियली क्या होती है? तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास जो ट्रीटमेंट है दैट इज एक्सटेंसिव डिब्राइवमेंट इज़ द प्राइमरी मैनेजमेंट दैट प्लेज अ रोल फॉर मैनेजमेंट ऑफ MRONJ। लेट्स डिस्कस व्हाट MRONJ एक्चुअली इज। देखो, MRONJ इज़ अ कंडीशन जहाँ पे जॉ बोन जो होता है वो एक्सपोज हो जाती है, एक्सपोज होगी आउटर एनवायरनमेंट को। अब हील ही नहीं करेगी जॉ बोन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो मेडिसिन होती है बिसफॉस्फोनेट्स या फिर डेनोसुमैब जो कि ऑस्टियोपोरोसिस या फिर कैंसर के लिए यूज़ करी जाती है, या फिर रेडिएशन लग गई है, या फिर कोई भी रीज़न है जहाँ से ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस हो गया है, ठीक है, या एक्सट्रैक्शन कर दी है विद इन 6 months to 12 months, ठीक है, उनके बीच में एक्सट्रैक्शन होगी तो भी MRONJ बन जाता है। इससे क्या होता है कि रिड्यूस बोन टर्नओवर होता है। बोन टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा मतलब बोन बनना ही बंद हो जाएगी, डेड बोन हो जाएगी, रिपेयर ही नहीं करेगी। ठीक है। इसकी 3-4 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज है एट रिस्क। पेशेंट एट रिस्क कब बोलेंगे हम? देखो, पेशेंट ने जो अपनी कीमोथेरेपी वो ली हुई है लेकिन उसमें बोन एक्सपोज नहीं हुई है, एंटी एंटीजेनिक ड्रग्स या फिर बिस्फोस्फोनेट उसने खाए हैं, कोई सिम्टम नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, कोई सिम्टम नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट नीडेड नहीं होगी। पेशेंट एजुकेशन करेंगे कि अपना मुंह साफ़ रखना है, ठीक है, गंदा नहीं होना देना, कोई इन्फेक्शन नहीं होना देना है, रेगुलर डेंटल चेकअप करवाने, ज़्यादातर ट्रीटमेंट इसमें यही रहती है। उसके बाद आती है स्टेज 0। स्टेज 0 में क्या होता है कि कोई विजिबल बोन एक्सपोजर नहीं है लेकिन जैसे पेन के सिम्टम्स हो सकते हैं, साइनस फिस्टुला, रेडियोग्राफिक सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देयर इज रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स सजेस्टिंग ऑफ बोन नेक्रोसिस। ठीक, नो एविडेंस ऑफ एक्सपोज बोन नेक्रोटिक बोन बट साइनस ट्रैक और फिस्टुला में भी प्रेजेंट। करेंगे क्या? एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश पे डाल देंगे, पेन मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स दे देंगे, पेशेंट एजुकेशन करेंगे कि साफ़ रखनी है चीज़ें, साफ़ रखोगे तभी ठीक होगा, नहीं तो वैसे तो ठीक नहीं होना। हमें पेशेंट को मोटिवेट ही करना है। स्टेज 1 में क्या होता है कि एक्सपोज डेड बोन होती है लेकिन कोई पेन या इन्फेक्शन नहीं होता। नो पेन और इन्फेक्शन, एक्सपोज्ड नेक्रोटिक बोन इज प्रेजेंट। क्या करेंगे? एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश पे डाल देंगे, फॉलोअप करेंगे 3 to 4 months। पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और पेशेंट हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ओरल हाइजीन। ठीक है। स्टेज 2 में हमारे पास क्या होता है? स्टेज 2 में एक्सपोज्ड बोन होती है विद पेन या इन्फेक्शन। पेन इन्फेक्शन होगा और एक्सपोज्ड बोन हो जाएगी, पस या फिस्टुला भी बना हुआ हो सकता है। ठीक है। स्टेज 2 में हम माउथवॉश डालेंगे, एंटीबायोटिक्स डालेंगे, पेन किलर्स डालेंगे, डिब्राइवमेंट करेंगे, रेगुलर डिब्राइवमेंट करेंगे, रिमूव करेंगे लूज डेड बोन को और पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि अब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है। स्टेज 3 में हमारे पास क्या होता है? स्टेज 3 इंक्लूड्स द सिवियर इन्फेक्शन, मतलब एक्सपोज बोन हो जाती है पहली चीज़ तो, उसके बाद इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। वन ऑफ दीज, कोई भी चीज़, या तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाएगा, एक्स्ट्राओरल फिस्टुला आ जाएगा, बोन नेक्रोसिस हो जाएगा बियॉन्ड एल्वियोलर बोन, बोन नेक्रोसिस बियॉन्ड एल्वियोलर बोन ही खा चुका होगा, ओरोनेजल या फिर ओरोएंट्रल फिस्टुला हो जाएगा, या ओपनिंग बन जाएगी पूरी, ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन बन जाएगा। ठीक है। ऑस्टियोलिसिस हो जाएगी जिससे कि इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल जो है वो पूरा गल जाएगा। ठीक है, और साइनस फ्लोर भी गल जाएगा। इसमें क्या होगा? फाइनली व्हाट विल वी डू? वी विल पुट द पेशेंट ऑन टू माउथवॉश, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, सर्जिकल डिप्राइवमेंट इज़ वेरी नेसेसरी और रिसेक्शन इज़ वेरी नेसेसरी, और पेशेंट एजुकेशन इसमें करनी पड़ती है हमें। ठीक है। बट इस स्टेज पे वापस पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में ले आना बहुत मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन स्ट्रेट अप है हमारे पास, ऑल ऑफ दीज आर मिक्स्ड नर्व्स एक्सेप्ट। तो फेशियल मिक्स्ड है, ट्राइजेमिनल मिक्स्ड है, ग्लॉसोफेरेंजियल मिक्स्ड है। जो हमारे पास एसेसरी नर्व होती है दैट इज़ नॉट मिक्स्ड नर्व। ठीक है। एसेसरी नर्व इज़ अ टाइप ऑफ मोटर नर्व, एसेसरी इज़ अ टाइप ऑफ मोटर नर्व। ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुआ है लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेंसरी नर्व में आती है हमारे पास ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, वेस्टिबुलोकॉक्लियर। ऑल्फैक्टरी नाक, आँख और कान, वेस्टिबुलोकॉक्लियर ये आती है सेंसरी में। मोटर में आती है हमारे पास ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस, एसेसरी, हाइपोग्लॉसल और ऑक्यूलोमोटर। ठीक है। फिर लास्ट में मिक्स में हमारे पास आ जाती हैं ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल। ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल आर मिक्स्ड नर्व्स। मोटर नर्व्स में ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस, एसेसरी, हाइपोग्लॉसल, और सेंसरी में 3 आती हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और वेस्टिबुलोकॉक्लियर।
हम बेसिकली सेंसरी इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि आँख, नाक और कान आ जाता है, और जो मिक्स नर्व्स हैं वो लार्ज नर्व्स आ जाती हैं हमारे पास। ट्राइजेमिनल हो गई, फेशियल हो गई, ग्लॉसोफेरेंजियल हो गई, वेगस हो गई, 10th नर्व, दिस आर मिक्स नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 2 मैंडिबल पेशेंट्स रिक्वायरिंग बायलेटरल टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओके, and bilateral jaw surgery, what will be the sequence? So sequence will be, first is total joint replacement first, then mandible, then maxilla. Basically जो class 2 mandible होती है mostly from TMJ ankylosis, it requires bilateral total joint replacement and correction of facial deformities. तो the most favorable and predictable treatment protocol is First, we will release the ankylosed joint and remove the heterotropic bone and reactive bone through debridement of the joint and adjacent areas. पहले क्या कर रहे हैं, ankylosed joint को रिमूव कर रहे हैं, उसका एंकालोसिस रिमूव कर रहे हैं और हेटेरोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन जो हुई है उसको डिब्राइव कर रहे हैं रिमूव करके। फिर रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं TMJ की विद अ पेशेंट फिटेड टोटल जॉइंट प्रोस्थेसिस। फिर इसके ऊपर हम फैट की लेयर डाल देते हैं जब इसको रिलीज़ करते हैं। अगर फैट नहीं डालेंगे तो इसके ऊपर वापस से एक्स्ट्रा बोन जो है, हेटेरोट्रोपिक बोन जो है बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम करते हैं कॉर्नोइडेक्टोमी। कॉर्नोइडेक्टोमी एक साइड की या फिर बायलेटरल कॉर्नोइडेक्टोमी, वो हम देखते हैं कि हमारे पास वर्टिकल ओपनिंग कितनी है। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि यूनिलेटरल करनी है, बायलेटरल करनी है। उसके बाद आता है ऑटोजीनियस फैट ग्राफ्ट्स की बात, जिन्हें हार्वेस्ट किया जाता है फ्रॉम एब्डोमेन या बटक्स। दे आर पैक्ड कम्प्लीटली अराउंड द आर्टिकुलेटिंग एरियाज ऑफ द प्रोस्थेसिस। ठीक है, क्योंकि फैट ग्राफ्ट्स विल प्रिवेंट रेकरेंस ऑफ हेटेरोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन एंड रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन इन दीज एरियाज। तो जॉइंट को मोबाइल रखेगा वो फैट ग्राफ्ट। एडिशनली ऑर्थोग्नेथिक प्रोसीजर करे जाते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रालेटरल सैजिटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी या फिर मैक्सिलरी ऑस्टियोटोमी इंडिकेटेड होता है। ठीक है, और लास्ट में अगर कोई एंसिलरी प्रोसीजर हमें रिक्वायर्ड है तो हम वो करते हैं। एंसिलरी प्रोसीजर का बेसिक मतलब है जो सपोर्टिव प्रोसीजर है, जो इस सर्जरी के आउटकम को बेटर कर देगा, मल्टीफोल्ड्स बेटर कर देगा, उसे हम कहते हैं एंसिलरी प्रोसीजर। नेक्स्ट इज अनडिस्प्लेस्ड पैन फेशियल फ्रैक्चर विद बायलेटरल हाई कॉन्डाइलर हेड फ्रैक्चर इज मैनेज्ड विद व्हाट? तो आंसर इसमें IMF अलॉन्ग विद गाइडिंग इलास्टिक्स, मतलब इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन करेंगे अलॉन्ग विद गाइडिंग इलास्टिक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें अनडिस्प्लेस्ड पैन फेशियल फ्रैक्चर बोला है, मतलब पूरा मुंह टूटा हुआ है लेकिन अनडिस्प्लेस्ड है। फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीडियाट्रिक फ्रैक्चर पैटर्न्स फॉर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स विद और विदाउट और ओनली माइनर फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस एंड कॉन्डाइलर हेड फ्रैक्चर्स, देयर आर एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, विद नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, पहली चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़ है कि ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट की, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट को कहेंगे सॉफ्ट डाइट पे जाना है। फॉर पेशेंट विद अनडिस्प्लेस्ड और माइली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स ऑफ द कॉन्डाइलर रीजन विद नो सिग्निफिकेंट फंक्शनल इम्पेयरमेंट, वहाँ पे हम उसको सॉफ्ट डाइट प्रेफर करवाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो बोन रिमॉडलिंग है बच्चों के अंदर वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही होती है। ठीक है, सो दिस विल हील ओवर टाइम। इसके साथ हम मैक्सिलो मैंडिबुलर फिक्सेशन करते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ 2 वीक्स विद इलास्टिक्स, ताकि उसका ऑक्लूजन सही रहे। ठीक है, ताकि फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस ना आए, ताकि पेन जो है फंक्शनल डिस्टर्बेंस की वजह से ना इरप्ट हो। ठीक है, और कोई भी डिस्प्लेसमेंट हमारे मैक्सिला या मैंडिबल की ऑक्लूजन के रिलेशन से, ठीक है, वो ना आए। लास्ट, द मिड फेस, इट इज़ डिफाइंड एज द पोर्शन बिटवीन, आंसर है ग्लैबेला टू सबनेजेल। सी, योर फेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हाफ्स। ठीक है, पहला आता है हेयर लाइन जहाँ पे एंड कर रही है टू ग्लैबेला, दिस इज नोन एज अपर थर्ड ऑफ द फेस। हेयर लाइन टू ग्लैबेला इज अपर थर्ड ऑफ द फेस। ग्लैबेला टू सबनेजेल, ग्लैबेला से लेकर सबनेजेल तक इट इज़ नोन एज मिडल थर्ड ऑफ द फेस। अपर थर्ड, मिडल थर्ड, एंड फ्रॉम सबनेजेल टू मेंटॉन, ये सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट होता है मेंटॉन, दिस इज नोन एज द लोअर थर्ड ऑफ द फेस।